हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तभी मामूजान ने बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके कहा, रूही मेरी बच्ची, मुझे समझ नहीं आ रहा यह बात मैं तुमसे किस मुंह से कहूँ। शायद मेरा कोई हक नहीं है तुमसे अभी यह कहने का, क्योंकि मैं जानता हूँ उन दिनों तुमने क्या कुछ नहीं झेला था। लेकिन फिर भी एक बाप होने के नाते मैं तुमसे एक इल्तिजा करना चाहता हूँ। प्लीज़ हो सके तो एक बार, बस एक बार मेरे लिए तुम अयान के साथ समझौता करने की कोशिश करो। यह सुनते ही रूही के पैरों तले जमीन निकल गई और आसपास बैठे सभी लोग भी हैरान थे कि तभी निकिता अचानक ही उनके ऊपर भड़कते हुए बोली, मिस्टर रहमान अब्दुल्ला, होश में आइए। आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप रूही से ऐसा कह भी कैसे सकते हैं, जबकि आप अच्छे से जानते हैं आपके बेटे ने उसके साथ क्या कुछ नहीं। इससे पहले निकिता आगे कुछ कहती, रहमान अब्दुल्ला मजबूर पिता की तरह अपना सर झुकाकर बोले, मैं जानता हूँ मैं जो कह रहा हूँ वह किसी के लिए भी आसान नहीं होगा, पर मेरा यकीन करो, यह बात मैं सिर्फ अपने बेटे के लिए स्वार्थी होकर नहीं बल्कि अपने पोते के लिए भी कह रहा हूँ। आखिर अयान खान उसका बाप है और रूहान मेरे खानदान का चिराग। मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरे पोते को कोई लावारिस ना कहे। रूही बेटा, तुम उसे सौतेला बाप तो दे दोगी, लेकिन अपना खून अपना ही होता है। मैं जानता हूँ अयान खान गलत था, लेकिन मेरा दिल कहता है कि वह अपने बच्चे के लिए सुधर गया है। मैंने देखा है उसकी आंखों में तुम्हारे जाने के बाद वह दर्द, वह तड़फ। वह भले ही किसी के सामने जाहिर ना करे, लेकिन उसके दिल में तुम्हारे लिए कहीं ना कहीं मोहब्बत या फिर जज्बात। इससे पहले वह आगे कुछ कहते कि तभी समीर गुस्से से एकदम से खड़ा होकर बोला, अंकल जी, यह आप क्या कह रहे हैं? किस मोहब्बत और एहसास की बात कर रहे हैं आप? वह भी अयान खान से? माफ़ कीजिएगा, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर उसके दिल में रूही के लिए मोहब्बत और जज्बात होते तो वह कभी भी रिया के साथ इन्वॉल्व नहीं होता। अपनी लीगल वाइफ को अपनी रखेल दुनिया के सामने साबित नहीं करता। अपने बच्चे को बिना बाप के नाम के इस तरह दुनिया में भटकने के लिए मजबूर नहीं करता। आप जानते भी हैं आपका बेटा इंसान नहीं हैवान है। उसने रूही को टॉर्चर किया है और आप हैं कि यू नो व्हाट, हम लोग ही पागल थे जो यहाँ आपसे मदद मांगने आए थे। हम कैसे भूल सकते हैं कि आप अयान खान के बाप हैं, और एक बाप हमेशा अपने बच्चे के सपोर्ट में ही तो बोलेगा। रूही, मुझे लगता है हम गलत जगह आ गए हैं, हमें यहाँ से चलना चाहिए। इतना कहकर समीर रूही का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाने को हुआ कि तभी रहमान अब्दुल्ला, जो कि व्हील चेयर पर थे, एकदम से रूही का रास्ता रोक हाथ जोड़ते हुए बोले, रूही मेरी बच्ची, प्लीज़ मुझे गलत मत समझना, पर मैं सिर्फ अयान खान का अब्बू जान ही नहीं बल्कि तुम्हारा मामा भी हूँ और हमेशा तुम्हारी भलाई ही चाहता हूँ। तुम्हें रोहन चाहिए ना, तो मैं तुमसे वादा करता हूँ उसे मैं खुद तुम्हारे पास लेकर आऊँगा। लेकिन बस एक बार तुम मेरी बात पर सोचना जरूर, मैं तुम पर कोई दबाव नहीं डाल रहा। रहमान अब्दुल्ला काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे, उनकी बूढ़ी आंखों से आंसू थे। तो उनकी बातों को सुनकर रूही भी उनके चेहरे की तरफ देखने लगी, और तभी निकिता और सोना से यह नज़ारा देखा नहीं गया। उन दोनों ने रूही का हाथ पकड़ उसे अपने साथ ले जाते हुए कहा, रूही तुम उनकी बात मत सुनो, हमारे साथ चलो, हम रूहान को लाने का कोई दूसरा रास्ता ढूंढ निकालेंगे। रूही किसी कठपुतली की तरह उन लोगों के पीछे खींची चली गई, और अब उसके कानों में अपने मामू जान की बात गूंज रही थी। कुछ ही पल में वह लोग कार में थे। रूही आंखों में आंसू लिए अपने पुराने ख्यालों में खोई हुई थी, और समीर उसे सहारा देने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर बाद रूही घर आ चुकी थी। निकिता और सोना ने उसे किसी तरह समझा बुझाकर खाना खिलाकर कमरे में सुला दिया, और अब वह लोग खुद परेशानी से बाहर हाल में घूम रहे थे। निकिता के चेहरे पर परेशानी भरे एक्सप्रेशन को देख खुशी ने कहा, हद होती है रहमान अब्दुल्ला साहब, रूही से इस बात की उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि एक औरत अपनी डिग्निटी को भूलकर उनके बेटे को माफ़ कर दे। रूही ने जो कुछ भी बर्दाश्त किया वह कोई भी औरत बर्दाश्त नहीं कर सकती, और अपने गुनहगार को माफ़ नहीं कर सकती। यही तो मैं कह रही हूँ। खुशी, वह ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? तब गौरी ने कहा, वह सोच सकते हैं निकिता दीदी, क्योंकि माँ बाप ऐसे ही होते हैं, हर पल अपने बच्चों की खुशी और भलाई चाहते हैं। वह अलग बात है कि बच्चे गलत हो तो क्या ही कर सकते हैं। खैर वह सब छोड़िए और यह बताइए कि आगे अब क्या करना है। मुझे लगता है अब वक्त आ गया है हमें किंग से इस बारे में। यह बहुत बड़ी बात नहीं है गौरी, अगर मैं अक्सू से कहूँ तो वह अभी और इसी वक्त अयान खान को बर्बाद करके उससे ज़बरदस्ती रूहान को हासिल कर सकते हैं।
लेकिन इन सब के बीच रूहान पर बहुत बुरा असर होगा। अयान खान ने बहुत ही सफाई से रूहान का ब्रेन वॉश किया है, और अगर हम लोग रूहान के साथ कोई भी ज़बरदस्ती करें या अयान खान को ख़त्म भी कर दें तो रूहान समीर को कभी भी अपने डैड के रूप में एक्सेप्ट नहीं करेगा, बल्कि उसके छोटे से दिमाग में नफरत का बीज पनप जाएगा, जिसे ज़िंदगी भर निकालना आसान नहीं होगा। और कहीं ऐसा ना हो कि इन इनसिक्योरिटी के कारण रूहान कोई गलत फैसला या कदम उठा ले। अब हमें अयान खान को टारगेट करने से पहले रूहान का इंतजार करना होगा, और यह सब सिर्फ रूही कर सकती है। लेकिन इस वक्त वह खुद इमोशनल मोमेंट से गुजर रही है। यह शब्द सोना के थे, जिसे सुनकर सभी औरतें इस बात से वाकिफ थी। तभी निकिता ने कहा, लेकिन इस तरह हम लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे भी तो नहीं रह सकते, हमें कुछ तो करना होगा। निकिता की बात सुन खुशी हाँ में सिर हिलाती है, और तभी उसके दिमाग में कुछ बात क्लिक करती है। निक्की, तुझे याद है रूही ने हमें बताया था कि अयान खान रूही के भाई को अपनी बहन की मौत का जिम्मेदार समझता है। इसका मतलब अगर हम किसी तरह यह साबित कर दें कि रूही का भाई बेगुनाह था और जो कुछ भी हुआ वह एक एक्सीडेंट था, तो हो सकता है अयान खान को अपनी गलती का एहसास हो और वह खुद ही पीछे हट जाए। बात तो तेरी सही है खुशी, लेकिन ऐसा होगा कैसे? वह सालों पहले की बात है, तू उसकी चिंता मत कर, वह मैं हैंडल कर लूँगी। इतना कहकर उसे खुशी ने तुरंत किसी को कॉल किया। हेलो एंथोनी। वहीं दूसरी तरफ रूहान अपने दादा अयान खान के घर पर बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि अयान खान ने रूहान के लिए एक स्पेशल चिल्ड्रन रूम डेकोरेट किया था, जिसमें एक बच्चे के दिल को बदलने के लिए लगभग हर चीज़ थी। खिलौने, वीडियो गेम, रोबोट और आलीशान बेड। इसके साथ ही खाने पीने के लिए एक से बढ़कर एक चॉकलेट, आइसक्रीम और हर वह चीज़ जो रूहान को बहुत पसंद थी। रूहान अपने कमरे में मस्ती कर रहा था और धीरे धीरे रात हो चुकी थी। अब हर बच्चे की तरह रात के वक्त उसे अपनी माँ की ज़रूरत थी कि तभी कुछ सर्वेंट रूहान के लिए उसकी फेवरेट स्मूथी, पिज़्ज़ा, चॉकलेट, मिल्क शेक, बर्गर लेकर आई। बाबा, आपका डिनर का वक्त हो गया है, प्लीज़ कुछ खा लीजिए फिर सो जाइए। नहीं, मुझे खाना नहीं खाना, मुझे मम्मा के हाथ से खाना खाना है। डैडी ने कहा था कि मम्मा जल्दी ही आ जाएगी, लेकिन वह अभी तक नहीं आई। अब मुझे उनकी याद आ रही है। मुझे डैडी के पास जाना है, मुझे मम्मा से मिलना है। इतना कहकर वह तेजी से कमरे से बाहर भागा और जोर जोर से चिल्लाते हुए अपने डैड को पुकार रहा था। डैड, डैड कहाँ हो आप? मुझे मम्मा के पास जाना है। वह चिल्लाते हुए कॉरिडोर में दौड़ रहा था और सर्वेंट उसके पीछे पीछे खाने की ट्रे लेकर दौड़ रही थी। बाबा, बाबा रुक जाइए, आप गिर जाएंगे, बाबा रुक जाइए। और तभी रूहान किसी से जोर से टकराया। वह खुद को संभाल नहीं पाया। आह की आवाज़ के साथ वह पीछे की तरफ गिरा, और तभी उसने जैसे ही सामने देखा वह हैरान और घबरा गया, क्योंकि उसके ठीक सामने रिया खड़ी थी। ये बदतमीज लड़के, देखकर नहीं चल सकते? यह क्या तूफान मेल की तरह इधर उधर दौड़ रहे हो? और तुम यहाँ कैसे आए? किसने आने दिया तुम्हें यहाँ? रिया रूहान पर चिल्ला रही थी कि तभी उसके पास उसकी बेटी जिया दौड़कर आई और रूहान के हाथ में अपना फेवरेट मेगा रोबोट देखकर उससे छीनते हुए बोली, तुम चोर कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा रोबोट लेने की? मम्मा देखो, इसने मेरा खिलौना चोरी कर लिया। जिया ने जैसे ही खिलौना छीना, रूहान अपनी जगह से उठकर जिया के हाथ से अपना खिलौना वापस ले लेता है और उसे जोर से धक्का देते हुए बोला, तुम गंदी लड़की, चोर मैं नहीं तुम हो। यह मेरा खिलौना है, मुझे मेरे डैडी ने दिया है। और तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? डैडी ने तो कहा था कि वह तुम्हें घर से बाहर निकाल देंगे, तो फिर अभी तक क्यों नहीं निकाला? जब तुम लोग इस घर में हो तो मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं अभी के अभी अपनी मम्मा के पास जाऊँगा। इतना कहकर रूहान एक बार फिर अपने डैडी को पुकार रहा था, डैड डैड। कि तभी रूहान के मुंह से यह सुनकर अयान खान रिया और जिया को घर से बाहर निकाल देगा। रिया का तो खून ही खोल गया। वह तुरंत ही रूहान का कान पकड़ उसे लगभग खींचते हुए बोली, तुम घटिया लड़के, क्या कहा तुमने? तुम्हारी वजह से अयान हमें घर से निकालेगा। लगता है तुम अपनी औकात भूल गए। तुम्हारी माँ ने तुम्हें सिखाया नहीं? इस घर में तुम्हारी माँ की औकात सर्वेंट से बढ़कर नहीं थी, और तुम्हें लगता है कि अयान तुम्हें इस घर का मालिक बनाएगा? बहुत बड़ी गलतफहमी में हो तुम, बेवकूफ़ लड़के। अयान तुम्हें बर्दाश्त कर रहा है क्योंकि वह तुम्हारी माँ को इस घर में लाना चाहता है, ताकि वह पहले की तरह उसे टॉर्चर कर सके। एक बार, बस एक बार वह इस घर में वापस आ जाए, उसके बाद तुम्हारी और तुम्हारी माँ दोनों की औकात तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगी। आज छोड़ो गंदी आंटी, मेरा कान दुख रहा है। डैड डैड बचाओ मुझे। जोर जोर से रो रहा था और अचानक ही उसने रिया के हाथों पर दांत से काट लिया। आ बदतमीज लड़के, तेरी इतनी हिम्मत, रुक तुझे तो मैं।
रिया रूहान को थप्पड़ मारने ही वाली थी कि अचानक ही किसी ने उसका हाथ हवा में पकड़ लिया। रिया ने हैरानी से नजर उठाकर देखा तो अयान खान के डैड रहमान अब्दुल्ला को देखकर वह पूरी तरह हैरान थी। मिस्टर अब्दुल्ला? तभी रूहान के दादाजी मिस्टर अब्दुल्ला ने रिया का हाथ जोर से झटक दिया और गुस्से से दांत पीसकर रूहान को अपने पीछे छुपाते हुए बोले, शर्म नहीं आती तुम्हें एक छोटे बच्चे पर हाथ उठाते हुए? क्या तुम भूल गई हो वह इस घर का असली वारिस है, रहमान अब्दुल्ला के खानदान का चिराग। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे मारने की? यह सुनते ही रिया तुरंत सकपका गई। मिस्टर अब्दुल्ला, आप गलत समझ रहे हैं। यह बच्चा मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था तो मैं बस इसे समझा रही थी। वैसे आप यहाँ अचानक? तुम उसे क्या समझ रही थी और क्या नहीं, मेरा यह जानने का जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। बेहतर होगा तुम इस बात को समझ लो कि यह घर तुम्हारा नहीं है और अपनी औकात मत भूलना। रखेल हो रखेल की तरह रहो। खैर अयान कहाँ है? मुझे उससे बात करनी है। मिस्टर अब्दुल्ला की बात को सुनकर रिया के तन बदन में आग लग गई और अब उसने मुंह बनाते हुए कहा, जब आपने मुझे रखेल कह ही दिया है तो मुझसे यह सब क्यों पूछ रहे हो? जाइए अपनी लाडली बहू से पूछ लीजिए। वैसे आपकी बातों को सुनकर लग रहा है कि आपकी काफ़ी शिकायत है हमसे। खैर हमें फ़र्क नहीं पड़ता, चलो जिया। रिया मुंह बनाकर वहाँ से निकल गई तो वहीं रहमान अब्दुल्ला रूहान को देखकर इमोशनल होने लगे। उन्होंने तुरंत रूहान को अपने गले से लगा लिया। रूहान अपने सामने बूढ़े व्हीलचेयर पर बैठे हुए शख्स को देखकर हैरान थे, लेकिन उनके प्यार भरे जेस्चर को देखकर उसने धीमी आवाज़ में पूछा, आप कौन है? मैं तुम्हारा दादा जान हूँ बेटा। तुम तो बड़े प्यारे, लेकिन तुम्हारी आंखें बिल्कुल मेरे अयान की तरह। रहमान अब्दुल्ला रूहान पर अपना प्यार बरसा ही रहे थे जब अचानक ही एक गरजती हुई आवाज़ उसके कानों में गई। क्या बात है मिस्टर अब्दुल्ला, इतने सालों बाद हमारे गरीब खाने का रास्ता आप कैसे भूल गए? लगता है किसी की पैरवी के लिए आए हैं। यह सब सुनते ही रहमान अब्दुल्ला ने पलटकर पीछे देखा, जहां अयान खान अपने होठों पर डेविल स्माइल लिए दोनों पैंट की पॉकेट में हाथ डाले अंदर ही आ रहा था। और तभी उसने अपनी सर्वेंट से रूहान को अंदर ले जाने का कहा। उसके इशारे को समझते ही सर्वेंट रूहान को अपने साथ ले जाने लगी और तभी रूहान सर्वेंट से अपना हाथ छुड़ाकर जल्दी से अपने डैड के पास आया और उसने रिक्वेस्ट करते हुए बोला, डैड मुझे मम्मा के पास जाना है। आपने कहा था वह आ जाएगी पर वह अभी तक नहीं आई। और वह गंदी आंटी, वह अभी तक इस घर में क्या कर रही है? आपने तो कहा था कि आप उन्हें घर से निकाल दोगे। आपको पता है उन्होंने अभी मुझे मारने की कोशिश की थी। वह तो दादाजी ने मुझे बचा लिया, वरना। इससे पहले रूहान आगे कुछ कहता, अयान प्यार से उसके माथे पर हाथ सहलाते हुए बोला, बेटा मैं आपसे बाद में बात करता हूँ और मम्मा की टेंशन मत लो, वह थोड़ी देर में आ जाएगी। फिलहाल आप जाकर खाना खा लो, मुझे आपके दादाजी से बात करनी है, उसके बाद हम दोनों बात करेंगे, ठीक है? अपने डैड अयान खान के समझाने पर ना चाहते हुए भी रूहान वहाँ से चला गया और अब अयान खान अपने डैड की तरफ देखकर स्माइल करता है। मैं जानता हूँ आप क्या कहने आए हैं, लेकिन फिर भी मुझसे इस बात की उम्मीद मत करना मैं रूही या रूहान को खुद से अलग होने दूंगा। इसीलिए मेरे साथ बहस करके अपना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। और अपने बेटे की कटाक्ष को सुनकर मिस्टर अब्दुल्ला ने एक गहरी सांस लेकर कहा, मैं तुमसे इस बारे में बात करने नहीं आया, बल्कि तुम्हें कुछ बताने आया हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, रूहान को खुद से अलग मत होने देना। और यह सुनते ही अयान पूरी तरह हैरान रह गया। क्या क्या कहा आपने? जरा फिर से कहेंगे डैड? एक मिनट, कहीं मेरे कान तो खराब नहीं हो गए? क्या मैं वही सुना जो आपने कहा? हा 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 हा। ओ माय गॉड, या खुदा, यह मैं क्या सुन रहा हूँ? अरे यह सूरज पश्चिम से कैसे निकल गया? यह तो सच में चमत्कार हो गया। आज मेरे सामने यह जो महान इंसान बैठे हैं, मिस्टर अब्दुल्ला रहमान खान, इन्होंने अभी अभी मुझसे कहा कि मैं अपने बेटे रूहान को खुद से दूर ना होने दूँ। मुझे सचमुच अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा। डैड क्या हो गया है आपको? होश में आइए। अयान खान अपने डैड के कंधे को पकड़कर हिलाते हुए, लगता है आज आपने अपनी मेडिसिन नहीं ली, शायद इसीलिए आप होश में नहीं हैं। वरना जो इंसान कल मेरा चेहरा सिर्फ इसलिए नहीं देखना चाहता था क्योंकि मैंने उसकी लाडली भांजी को, उसकी लाडली बहू को एक्सेप्ट नहीं किया, उसे टॉर्चर किया, आज वह इंसान उसी लड़के के खिलाफ मुझे यह कहने आया है कि मैं उसके बेटे को उससे छीन लूँ। क्या यह सच है डैड? क्या आपको मुझ पर दया आने लगी है या आपका कुछ और प्लान है? प्लीज़ साफ साफ कहिए, क्यों यह बात तो मुझे हजम नहीं हो रही। अपने बेटे अयान खान के टोंट को सुनकर उसके अब्बूजान अब्दुल्ला रहमान को कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वह जानते थे अयान खान कुछ इस तरह से ही रिएक्ट करेगा। अब उन्होंने एक गहरी सांस लेकर चेहरा दूसरी तरफ करते हुए कहा,
तुम्हें जितना हंसना है हंस लो अयान, लेकिन मेरी बात याद रखना, रूहान मेरे खानदान का इकलौता वारिस है, अब्दुल्ला रहमान का पोता। तुमसे और तुम्हारी रखैल से हम इस बात की उम्मीद तो नहीं करेंगे कि वह हमारे खानदान को हमारा असली वारिस दे सके, और हम यह भी नहीं चाहते कि हमारा पोता रूहान खान किसी और के नाम और खानदान से जाना जाए। अपना बाप दादा और खानदान होने के बावजूद वह अनाथ की तरह इधर उधर भटके, बल्कि जो उसका है हम चाहते हैं वह उसे मिले। हम जानते हैं तुम रूही से नफरत करते हो अयान। रूहान रूही को यहाँ लाने का सिर्फ एक जरिया है तुम्हारे लिए, ताकि तुम फिर से वही सब कर सको जो पहले भी तुम कर चुके हो। लेकिन हमारी बात याद रखना अयान, रूही तुम्हारे बेटे रूहान की माँ है, और अगर तुम्हारे दिल में कहीं भी रूहान के लिए थोड़ी सी भी मोहब्बत है तो अपना यह करैक्टर बदलने की कोशिश करो। भूल जाओ सब कुछ, जो कुछ भी हुआ था उसमें रूही की गलती नहीं थी, बल्कि वह किस्मत थी। उसके भाई को तो तुम सजा दे ही चुके हो, कम से कम रूही को तो छोड़ दो, बहुत तड़फा चुके हो तुम उसे। आप प्लीज़ अपने बेटे के लिए अपनी फैमिली के साथ आगे बढ़ो। अयान तुम मेरे बेटे हो, आज तक मैं तुम्हें बहुत समझाने की कोशिश की, आज एक बार फिर से समझाता हूँ। जिंदगी में एक मोड़ ऐसा आएगा जब तुम्हें सच्ची मोहब्बत की बहुत ज़रूरत होगी, जब तुम्हें सहारे की ज़रूरत होगी, अपने बच्चे और फैमिली की ज़रूरत होगी। उस मोड़ पर तुम खुद को अकेला महसूस करोगे। मतलब के रिश्ते तो तुमने बहुत इकट्ठे किए हैं अयान, कम से कम एक रिश्ता तो ऐसा बनाओ जो तुम्हारा खुद का हो। तुम्हारी पत्नी और तुम्हारा बच्चा तुम्हारे उस अकेलेपन को दूर कर सकता है। हम जानते हैं तुम भले ही दुनिया को यह नहीं दिखाते, लेकिन सच तो यह है कि तुम खुद को अकेला महसूस करते हो। तुम्हें सच्ची मोहब्बत की ज़रूरत है, तुम्हें रूही की ज़रूरत है, और रूहान एक बहाना है तुम्हारी रूही को तुम्हें वापस हासिल करने का। यह सुनते ही अयान के चेहरे के रंग उड़ गए। वह एकदम से गुस्से में आकर दांत पीसते हुए बोला, यह झूठ है डैड, यह आपकी गलत फहमी है। मुझे उस रूही की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं तो उसे वापस यहाँ लाकर तड़फ तुम रहे हो अयान, रूही नहीं। उसकी तड़फ तो उसी दिन ख़त्म हो गई थी जिस दिन वह तुम्हें छोड़कर गई थी, लेकिन तुम्हारी तड़फ उस दिन के बाद से शुरू हुई है। और अगर यह बात झूठ है तो हमारी आंखों में आंखें डालकर कहो कि तुम्हें रूही की ज़रूरत नहीं है। तुम उसे समीर के साथ इमेजिन करके गुस्से और दर्द से फटने नहीं लगते। तुम्हारे अंदर तड़फ नहीं होती, तुम्हें जलन नहीं होती। तुम्हारा बच्चा किसी और को डैड कहे, यह बात तुम आराम से बर्दाश्त कर सकते हो। हमारी आंखों में देखकर कहो अयान, क्या रूही के जाने के बाद तुम एक रात भी चैन से सो पाए हो? क्या तुमने उसे ढूंढने के लिए ज़मीन आसमान एक नहीं कर दिया था? क्या यह झूठ है? जिस दिन वह तुम्हें मिली तुम्हारे अंदर की वह तड़फ और बेचैनी और भी ज़्यादा गहरी हो गई। क्या यह झूठ है कि तुम उसे किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहते हो, क्योंकि वही तुम्हारा सुकून है? और यह सुनते ही अयान ना जाने क्यों अपनी नज़र चुराने लगा। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देख अब्दुल्ला रहमान के होठों पर डेविल स्माइल आ गई, और वही गहरी सांस लेते हुए बोले, बेटे हो हमारे, तुम्हारी रग रग से वाकिफ़ है हम, इसीलिए एक बाप होने के नाते सही सजेशन दे रहे हैं। किस्मत ने तुम्हें दोबारा मौका दिया है अपनी गलती को सुधारने का। भूल जाओ अपनी नफरत की आग को। जिसने गलती की थी वह अपने अंजाम तक पहुंच चुका है, और रूही ने भी बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। लेकिन अब अगर तुम अपने बेटे रूहान की आंखों में अपने लिए नफरत नहीं देखना चाहते, उसे किसी और के करीब होता हुआ नहीं देखना चाहते, अपनी रूही को खोना नहीं चाहते, तो माफ़ी मांग लो उससे। चाम दाम दंड भेद चाहे जो भी इस्तेमाल करना पड़े इस्तेमाल करो, लेकिन मेरे पोते को वापस लेकर आओ। और अगर तुम यह नहीं कर सकते अयान खान, तो अपने आप को मर्द कहना छोड़ दो। डैड। अयान खान एकदम से दहाड़ उठा, अपने डैड को गुस्से में देख रहा था। जब अब्दुल्ला रहमान ने कहा, एक मर्द अगर मर जाए तो उसकी बीवी उसकी बेवा कहलाती है, उसके बाद अगर वह सारे के लिए किसी दूसरे मर्द का हाथ थाम ले तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर एक मर्द के जीते जी उसकी बीवी उसी की आंखों के सामने किसी और मर्द की बाहों में चली जाए, तो यह उस मर्द के लिए डूब मरने वाली बात है। क्या नहीं है तुम्हारे पास पैसा, नाम, इज्जत, शोहरत, लेकिन फिर भी तुम्हारी बीवी तुम्हें छोड़कर किसी और के साथ चली गई। जानते हो लोग इस बात को क्या कहेंगे? लोग यह कहेंगे कि अब्दुल्ला रहमान का बेटा नकारा है, नामर्द है। अपनी बीवी को वह खुशी और सेटिस्फिकेशन नहीं दे पाया जो शायद उसकी बीवी डिजर्व करती थी, इसीलिए उसकी बीवी सहारा ढूंढने के लिए किसी और मर्द की बाहों में चली गई। मुझे नहीं पता तुम्हें इस बात से फ़र्क पड़ता है या नहीं, पर मुझे लगता है कि एक मर्द को पढ़ना चाहिए। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। याद रखना अयान खान, अगर हमारे जीते जी हमारी बहू और पोता किसी और के खानदान के नाम से जाने लगे, मेरी बहू किसी और के साथ रातें गुजारने लगी,
तो खबरदार, जो तुमने हमारा मरा हुआ मुंह देखा, अब हमारे सामने तुम तभी आना जब हमारी बहू और पोते को वापस ले आओ, वरना हम समझ लेंगे कि हमने एक मर्द को पैदा किया था और वह हमारे लिए मर गया। इतना कहकर अब्दुल्ला रहमान अपनी व्हील चेयर को धक्का देते हुए गुस्से से वहां से चले गए। तो वहीं अयान खान हैरानी से अपनी जगह पर जमा हुआ था। अब तो बात उसकी मर्दानगी पर आ गई थी। उसके हाथों की मुट्ठी कस गई थी और वह अपने दांत पीस रहा था। उसने खुद को कंट्रोल करने के लिए अपनी आंखें बंद की और उसकी बंद आंखों के सामने रूही का चेहरा घूमने लगा। रूही का वह छोटा सा मुस्कुराता हुआ खूबसूरत चेहरा, जिस पर सिर्फ अयान खान के कारण आंसू थे। अयान खान के बिस्तर पर उसके नीचे दर्द से तड़पना और उसकी हर एक चीख में बस अयान खान का नाम। इन बातों को याद करते हुए अयान खान के चेहरे पर कुछ अजीबोगरीब एक्सप्रेशन आने लगे। उसके होठों पर डेविल स्माइल आ रही थी और आंखों में सुकून। वह अब देखते ही देखते किसी साइको की तरह बिहेव कर रहा था। वह धीरे से अपनी आंखें खोल अपनी गर्दन को काफ़ी अजीब तरीके से घुमाते हुए खुद से बोला, अगर यह बात है डैड तो ठीक है, बहुत जल्द हमारी रूही एक बार फिर हमारे नाम से तड़फेगी। उसकी उन आवाज़ों और चीखों में फिर से हमारा नाम होगा। हम फिर से उसे अपने नीचे मसलेंगे। उसकी वह आवाज़ और आंखों में आंसू जिसमें सिर्फ हमारा अक्स था, वह सिर्फ हमारी है, सिर्फ हमारी, और हम उसे हासिल करेंगे, ज़रूर करेंगे। हा 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 हा। रूही, अब तुम हमसे बचकर कहाँ जाओगी? कहते हुए अयान पागलों की तरह एक्ट कर रहा था। और वहीं दूसरी तरफ जिंदल विला में रात लगभग 12 बजे अक्षत अपना सभी काम निपटाकर जल्दी जल्दी घर वापस आया और विला के अंदर एंटर करते हुए ही अपनी टाई की नोट ढीली करते, शर्ट के बाजू को फोल्ड करते हुए अपने होठों पर शरारती मुस्कान लिए खुद से बोला, उफ क्या ज़िंदगी हो गई है मेरी। पहली रात 10 बजे तक घर वापस आ जाता था और फिर रात भर अपनी जान को तरह तरह से परेशान करता था। उफ, मैं बता नहीं सकता कितना सुकून मिलता था मुझे। लेकिन अब जब से वह छोटा शैतान जिंदगी में आया है, उसके सोने का इंतजार करना पड़ता है मुझे। आई जस्ट होप कि वह अब तक सो गया होगा। जल्दी जल्दी कपड़े ठीक कर लेता हूँ, जाते ही जान को बाहों में दबोच लूँगा। इन ख्यालों के साथ ही अक्सर तेज कदमों के साथ अपने कमरे में दाखिल हुआ और जल्दी से दरवाज़ा खोल सामने का नज़ारा देखता है। जान, मैं आ गया। और अगले ही पल बेचारे का दिल चूर चूर हो गया, क्योंकि खुशी अंश को अपने कंधे पर डालकर उसे थपकी देते हुए सुलाने की कोशिश कर रही थी और उसके लिए लोरी गा रही थी। अचानक ही अक्षत की आवाज़ सुन उसने जल्दी से अपने होठों के पास उंगली रखकर, शोर नहीं, खुशी ने इतना कहा ही था कि तभी अंश, जो कि अभी धीरे धीरे नींद में जा रहा था, अचानक ही उठकर जोर जोर से रोने लगा। उसके रोने की आवाज़ से खुशी एक बार फिर घबरा गई और उसे चुप कराने की कोशिश करने लगी। अले ले ले मेरा बच्चा, रोना नहीं, मम्मा आपके पास है बेटा। खुशी का ध्यान अपने बच्चे की तरफ देखकर अक्षत का सारा मूड बिगड़ गया और वह अपने हाथ में लिए हुए लैपटॉप के बैग को जोर से पटक देता है और पैर पटकते हुए सीधा बाथरूम की तरफ चला गया। तो वहीं अक्षत के चेहरे पर गुस्से भरे एक्सप्रेशन को देखकर खुशी घबरा गई, लेकिन अंश को चुप कराना जरूरी था क्योंकि वह जोर जोर से रो रहा था। खुशी का ध्यान कभी बाथरूम के दरवाजे की तरफ तो कभी अपने बच्चे की तरफ जा रहा था कि तभी अक्षत थोड़ी ही देर में फ्रेश होकर कमर पर टॉवल लपेट बाथरूम से बाहर आया। दरवाज़ा खोलने की आवाज़ से खुशी ने भी अक्षत की तरफ देखा और कुछ कहने ही वाली थी कि तभी अक्षत उसे एक नज़र देख गुस्से से क्लोजेट रूम में जाकर रेडी होने लगा। खुशी समझ चुकी थी अक्षत तो गुस्सा हो गया। अब वह बेचारी अपने नादान पति को मनाए भी तो कैसे। थोड़ी देर में क्लोजेट रूम का दरवाज़ा खुला। खुशी को एक नज़र देखे बिना कुछ बोले बिस्तर पर लेटकर ब्लैंकेट से खुद को कवर कर लेता है। वह अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेता है। उसकी इग्नोरेंस को देखकर खुशी की आंखों में नमी आने लगी थी। अब खुशी यूं ही अपने बच्चे को कंधे पर टांग कर घूमते हुए, अक्सू आपके लिए खाना लगा दूं? कोई ज़रूरत नहीं है, पेट भर चुका है मेरा। वैसे भी मेरी किसको पड़ी है, सुबह भी बेटा, रात को भी बेटा, मेरी तो जैसे ज़रूरत ही नहीं है। क्या अभी भी तुम यही पूछोगी कि मुझे बच्चा क्यों नहीं चाहिए था? कभी कभी तो दिल करता है कि मैं घर वापस नहीं लौटूं। वैसे भी मेरा इंतज़ार किसको है? अक्षत की बातें खुशी के दिल को चुभ रही थी। वह अचानक ही अक्षत के सामने आकर हैरानी से, अक्सू, यह आपकी कैसी बातें कर रहे हैं? सोच समझ कर तो बोलिए। और यह सुनते ही अक्षत एक झटके में अपनी जगह से उठकर, क्यों गलत कह रहा हूँ क्या? जान, बस अब बहुत हो गया। अब मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब तुम्हें फैसला करना ही होगा। तुम्हें मैं चाहिए या बच्चा? तुम्हारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन है, मैं या फिर यह बच्चा? तुम्हें हम दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना होगा। और अक्षत की बातों को सुनकर खुशी के पैरों तले जमीन निकल गई
उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। उसे कुछ पल के लिए तो अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन कुछ देर बाद वह गहरी सांस लेकर अपने दिल को मजबूत करते हुए धीरे कदमों से जाकर टेबल पर रखा हुआ इंटरकॉम उठाती है। हेलो, मेरे कमरे में आइए। इतना कहकर खुशी ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया तो वहीं अक्षत उसे हैरानी से देख रहा था। इससे पहले वह कुछ समझ पाता, अचानक ही उनके कमरे का दरवाज़ा नोक हुआ। अंदर आ जाइए। खुशी के ऑर्डर को सुनते ही एक लेडी, जिसने अपने बदन पर स्काई ब्लू कलर का लंबा सा गाउन पहन रखा था, आंखों पर चश्मा, वह लेडी उम्र में लगभग 50-55 साल की लग रही थी। उन्हें देखते ही अक्षत हैरान हुआ। तुमने मुझे बुलाया खुशी बेटा? हाँ मारिया आंटी, आपको कुछ सौंपना है। खुशी एक नज़र अपनी गोद में सोए हुए अंश को देखती है और उसे देख वह किसी तरह अपने दिल पर पत्थर बनाकर वह बच्चा मारिया आंटी को देते हुए बोली, इसे ले जाइए, आपसे यह आपकी जिम्मेदारी है। और यह सुनते ही मारिया आंटी एक नज़र अंश को देख, बेटा एक बार और सोच लो, वह दुनिया बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। वहाँ पलने वाले बच्चों को भले ही हम कितनी भी अच्छी ज़िंदगी देने की कोशिश क्यों ना करें, सच तो यह है कि वह बच्चे दुनिया की नज़रों में अनवांटेड होते हैं, जिनकी ज़िंदगी नरक से भी बदतर होती है। अनाथ कहलाना अपने आप में एक अभिशाप है। और तुम एक माँ हो, इतने अमीर घर से हो, आखिर क्या कमी है तुम्हें? क्यों अपने बच्चे को माँ बाप के होते हुए भी लावारिस बना रही हो? और मारिया आंटी की बात सुनकर खुशी एक नज़र अंश को देखकर बोली, इसे लावारिस मैं नहीं बना रही आंटी, बल्कि इसकी किस्मत बना चुकी है। अनवांटेड बच्चे ऐसे बच्चे जिनकी चाहत किसी को नहीं होती, वह अनाथ आश्रम में ही पलते हैं। और यह बच्चा भी अनवांटेड है, तो इसे भी इसकी जगह पहुंचा दीजिए। यह भी पल जाएगा सड़कों पर लोगों की दया का मोहताज बनकर। और आप इसकी टेंशन मत लीजिए, हमारे जैसे और भी करोड़ों लोग हैं जो डोनेशन के नाम पर इसके हिस्से की भी भीख दे देंगे। हाँ, शायद प्यार ना दे पाएं तो क्या हुआ, अगर प्यार नहीं मिला तो और भी बच्चे तो पलते हैं ना, इसे भी पाल लीजिएगा। अब जाइए, हमेशा की तरह आपके अनाथ आश्रम को महीने की 1 तारीख को डोनेशन पहुंच जाएगा। और खुशी की बात सुनकर मारिया आंटी, जो कि एक अनाथ आश्रम चलाती थी और खुशी उन्हें सालों से जानती थी क्योंकि खुशी खुद एक अनाथ थी, वह अक्सर उन्हें लाखों करोड़ों रुपए का डोनेशन देती थी, लेकिन वह बेचारी क्या ही जानती थी, एक दिन उसके बच्चे को भी इस जगह जाना होगा। खुशी की बात सुनकर ना चाहते हुए भी मारिया आंटी दुखी मन से अंश को लेकर वहाँ से चली गई। तो वहीं खुशी के इस फैसले पर अक्षत पूरी तरह हैरान था। वह एकदम से अपनी जगह से उठकर हैरान होते हुए बोला, जान यह क्या किया तुमने? वह बच्चा फैसला लिया है अपना, अब तो आप खुश है ना? अब वह कभी नहीं आएगा और ना ही मुझे आपसे दूर करेगा। खुशी अपनी नाइट ड्रेस रिमूव करते हुए अक्षत के करीब आई और धीरे से उसके गले में अपनी बाहें लपेटते हुए उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराकर बोली, छोड़िए उन सब बातों को, उसके बारे में सोचकर अपना मूड खराब मत कीजिए। आइए आज आपकी फेवरेट पोजीशन ट्राई करते हैं। इतना कहकर वह अक्षत के नाइट ड्रेस के बटन खोलने लगी और धीरे से उसके सीने पर किस करने को हुई कि तभी अगले ही पल। गाइज, इस स्टोरी के अभी तक राइटर ने इतने ही एपिसोड डाले हैं। अगर राइटर इसके एपिसोड आगे डालती है तो मैं भी साथ के साथ इसके एपिसोड डाल दूंगी। तब तक अगर आप चाहें मैं कोई और स्टोरी स्टार्ट करूं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू। खुशी के इस फैसले पर अक्षत पूरी तरह हैरान था। वह एकदम से अपनी जगह से उठकर हैरान होते हुए बोला, जान यह क्या किया तुमने? वह बच्चा फैसला लिया है अपना, अब तो आप खुश हैं ना? अब वह कभी नहीं आएगा और ना ही मुझे आपसे दूर करेगा। खुशी अपनी नाइट ड्रेस रिमूव करते हुए अक्षत के करीब आई और धीरे से उसके गले में अपनी बाहें लपेटते हुए उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराकर बोली, छोड़िए उन सब बातों को, उसके बारे में सोचकर अपना मूड खराब मत कीजिए। आइए आज आपकी फेवरेट पोजीशन ट्राई करते हैं। इतना कहकर वह अक्षत के नाइट ड्रेस के बटन खोलने लगी और धीरे से उसके सीने पर किस करने को हुई कि तभी अगले ही पल आह की आवाज़ के साथ खुशी मुंह के बल बेड पर गिरी हुई थी। उसने हैरानी से अक्षत की तरफ देखा, जो आज लाइफ में पहली बार उसे गुस्से से घूर रहा था। वह अगले ही पल टेबल पर रखा हुआ लाइट लैंप उठाकर गुस्से से पटकते हुए चिल्लाकर बोला, जान यह क्या बकवास कर रही हो तुम? पागल हो गई हो? वह बच्चा है तुम्हारा, तुम उसके साथ ऐसा कैसे? और अक्षत की बात सुन खुशी बिस्तर पर यूं ही मुंह के बल पड़े हुए बोली, वाह अक्षु, बहुत जल्दी आपको याद आ गया कि वह मेरा बच्चा है। यही तो मैं आपको ना जाने कब से समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आपको तो वह अनचाहा बच्चा ना जाने कब से अपनी आंखों में खटक रहा था। और आज जब मैंने उसे आपकी ज़िंदगी से दूर फेंक दिया है, आपको तो खुश होना चाहिए। अभी अभी आप ही ने तो कहा था कि मुझे आप दोनों में से किसी एक को चुनना होगा, तो मैंने आपको चुन लिया।
तो अब आपकी आवाज़ में यह तकलीफ़ क्यों है? खुशी की बात सुन अक्षत अपनी जगह पर जम गया। उसे सच में समझ नहीं आ रहा था, आखिर उस बच्चे के जाने पर उसे इतनी तकलीफ़ क्यों हो रही है। वह यही तो चाहता था कि उसके और उसकी जान के बीच कोई ना आए। तो फिर यह दर्द जो उसके सीने में था, वह क्या था? अक्षत अपनी जगह पर खामोश था कि तभी खुशी अपने होठों पर तिरछी मुस्कान लेकर अपनी जगह से खड़े होते हुए बोली, नहीं समझ आ रहा ना आपको कि आपके सीने में यह चुभन कैसी है? आखिर यह कैसा एहसास है जिसने आपको आपकी जान पर चिल्लाने के लिए मजबूर कर दिया? क्यों अब अपनी जान को अपने करीब देखकर भी आपका दिल उसके साथ रोमांस करने के लिए बेचैन नहीं हो रहा? आखिर क्यों आपका दिल अब मुझे छूने को नहीं कर रहा? नहीं है ना इसका जवाब आपके पास? मैं बताऊं? खुशी धीरे से बिस्तर से उठी। उसके होठों के किनारे से खून निकल रहा था क्योंकि अक्षत ने उसे थप्पड़ मारा था, जो देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसे इस बात का एहसास ही नहीं था कि जाने अनजाने उसने अपनी जान पर हाथ उठा दिया था। वह हैरानी से खुशी के होठों को छूने ही वाला था जब खुशी अपने होठों पर एक कड़वी मुस्कान लिए अपने खून को उंगली की टिप पर उठाते हुए बोली, आपको याद है जब से मैं आपकी ज़िंदगी में आई हूँ, उसे पहले एक दिन से लेकर आज तक आपने कभी मुझ पर हाथ नहीं उठाया था? हाँ, एक बार उठाया था, वह भी तब जब मैं बेवकूफ़ी में आकर खुद को ख़त्म करना चाहती थी, क्योंकि मुझे लगा कि आप मुझे प्यार नहीं करते। उस वक्त अपने दिल के हाथों मजबूर होकर आपने तड़फ कर मुझे थप्पड़ मारा था और अपने सीने से लगाकर कहा था कि मैं आपकी ज़िंदगी हूँ। उसके बाद मालूम है आपने अपना हाथ खुद ही ब्लेड से काट लिया था और अपने इन हाथों को वही दर्द दिया था जो शायद थप्पड़ मारते वक्त मुझे भी नहीं हुआ था। मेरे हर एक सेकंड के दर्द के बदले आपने खुद को घंटों की तकलीफ दी थी। जानते हैं क्यों? क्योंकि आप मुझे खुद से ज़्यादा चाहते हैं। लेकिन आज आपने अपनी इस जान को उस बच्चे के लिए थप्पड़ मारा है। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब यह है अक्सू कि वह बच्चा भी आपकी जान है। खुशी की बात सुन अक्षत उसे ना समझी में देखने लगा और वह कुछ कहने ही वाला था जब खुशी मुस्कुराते हुए बोली, एक्सेप्ट कर लीजिए अक्सू, वह बच्चा आपकी जान है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अक्सू, आप मानने को तैयार नहीं हैं, लेकिन आपका दिल जानता है वह बच्चा कोई और नहीं है बल्कि उसके अंदर आप और मैं हैं। हमारा प्यार है, हमारा भरोसा है। याद कीजिए अक्सू, वह बच्चा रोता है तो किस तरह आपको अपने सीने में दर्द होता है। आपने आज तक मेरे करीब किसी को भी नहीं आने दिया, यहाँ तक कि निकिता को भी नहीं। वह तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना, लेकिन आपने उस बच्चे को मेरे करीब आने की इजाज़त दी है, उसे मेरा दूध पीने की इजाज़त दी है, मेरी ममता के आंचल में सिमट जाने की इजाज़त दी है। जब वह यहाँ नहीं होते उसे मेरा ख्याल रखने की इजाज़त दी है। क्या आपको यह इजाज़त मामूली लगती है? आखिर क्यों आप सच्चाई को समझने की कोशिश नहीं कर रहे अक्सू? मुझे आज भी याद है वह वक्त जब आप चले गए थे मुझे छोड़कर पूरे 2 सालों के लिए, बिना कुछ बताए, बिना कुछ कहे। सारी दुनिया ने कहा था कि आप वापस लौट कर नहीं आएंगे क्योंकि आप जा चुके हैं इस दुनिया से। पर मैं जानती थी और मेरे पेट में पलने वाला वह अंश जानता था कि आप वापस ज़रूर आएंगे। अगर नहीं आते तो मेरी सांसें भी रुक जाती, लेकिन वह सांसें चल रही थी। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपका अंश प्यार बनकर मेरे अंदर पनप रहा था। वह हर पल हर घड़ी सांसें ले रहा था। मैं चाहकर भी अपनी सांसों को रोक नहीं पा रही थी। एक वही तो था जो मेरे आंचल में आपका एहसास करवाता था। लेकिन एक दिन आप वापस लौटे, अपनी उन यादों से अनजान, मुझे अपनी बाहों में समेटा, मेरे करीब आने की कोशिश की। मैं पागल तो यही सोचकर मरी जा रही थी कि मेरा यह शरीर जिसे मैं सिर्फ आपके लिए निछावर कर दिया, उसे किसी और ने बर्बाद कर दिया है। लेकिन जब आपको सब कुछ याद आया, फिर भी ना कोई सवाल ना जवाब, कुछ बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। क्या आपको हम दोनों माँ बेटे बेवकूफ़ लगते हैं? आपको लगता है कि आपके जो दिल में आएगा आप करेंगे? खुशी की इन बातों पर अक्षत हैरानी से उसे देखते हुए बोला, जान क्या तुम्हें? लेकिन कब? खुशी गुस्से से अक्षत का कॉलर पकड़ हिलाते हुए, आपको लगता है मैं बेवकूफ़ हूँ? मिस्टर अक्षत जिंदल, आप शायद भूल रहे हैं, अगर आप ब्लैक डेविल हैं तो मैं भी माफिया क्वीन खुशी जिंदल हूँ। आपको लगता है कोई इंसान आएगा और मुझे हाथ लगाकर अपनी मर्जी से इस्तेमाल करके निकल जाएगा और मैं उसे जाने दूंगी? अस्पताल में मेरे कोमा में रहते हुए आपने जो बातें भी मुझसे कही, उसके बाद मुझे इतना तो मालूम हो चुका था कि आप वापस लौट आए हैं। पर अफसोस कि मेरी कंडीशन ऐसी थी कि मैं चाहकर भी वापस लौट नहीं सकती थी। लेकिन फाइनली जब मैं ठीक हुई, होश में आते ही हमारी फर्स्ट किस के दौरान मैंने आपकी पीठ पर उन नाखूनों के निशान देखे थे जो मैंने डेविल की पीठ पर दिए थे। और जहाँ तक मैं आपको जानती हूँ, मेरे अक्सू मेरे अलावा कभी किसी के करीब नहीं जा सकते। शक तो मुझे उसी दिन हो गया था,
लेकिन कंफर्म होने के लिए मैंने सबसे पहले अपने सोर्स से उस बेवकूफ़ आदमी को ढूंढने की कोशिश की जिसके अंदर मुझे हर पल आपका एहसास होता था। लेकिन हैरानी वाली बात यह थी कि आपका लौटने के बाद वह इंसान मुझे कहीं नहीं मिला। फिर एक दिन मुझे मालूम हुआ कि रुद्र और कबीर किसी डेविल नाम के आदमी को ढूंढ रहे थे और अचानक उन्होंने अपनी तलाश बंद कर दी। मुझे इस चीज़ का शक हुआ और मैंने कबीर और रुद्र पर नज़र रखना शुरू कर दिया। फिर एक दिन मैंने उन दोनों को आपसे सीक्रेटली बात करते हुए सुन लिया और उनके बात करने के लहजे से मुझे एहसास हुआ कि वह कभी भी मेरे अक्सू से इस तरह से बात नहीं कर सकते। अब मेरे शक के दायरे में आप थे। मैंने आप पर नज़र रखी। शक वाली बात यह भी थी कि आप पिछले 2 सालों से कहाँ थे। मुझे अपने सोर्स से मालूम हुआ कि डेविल एक कॉन्ट्रैक्ट किलर था जो कभी भी अपने टारगेट में फेल नहीं हुआ था। उसे मुझे मारने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था, तो जब वह कभी फेल ही नहीं हुआ तो उसने मुझे क्यों छोड़ दिया? सवाल कई सारे थे, लेकिन उसके जवाब सिर्फ आपके पास थे। मैं जानती थी जब तक आप ना चाहें आप मुझे सच्चाई तक पहुंचने नहीं देंगे और आपके साथ मिले हुए आपके लोग भी आपकी सच्चाई मुझे नहीं बताएंगे। और इसीलिए मैंने कबीर की वाइफ अनन्या से मदद मांगी, क्योंकि मैं जानती थी अब वही है जो मेरी हेल्प कर सकती है। और क्योंकि कबीर अनन्या से खुद से भी ज़्यादा प्यार करता है, उसने अनन्या के सामने सारी सच्चाई उगल दी। इन बातों को बताते हुए खुशी ने कहा, सब कुछ जानने के बाद भी मैं इंतजार किया कि आप खुद मेरे सामने सच्चाई बयां करेंगे, लेकिन आपने तो मुझे कुछ बताना जरूरी ही नहीं समझा। उल्टा आपने मुझे इस कदर मजबूर कर दिया कि मैं अपने ही बच्चे को अपने हाथों से लावारिस बना दूं। यू नो व्हाट अक्सू, आप सचमुच इडियट हैं और मैं आपसे भी बड़ी इडियट, जो आपसे प्यार करती हूँ, आपका इंतजार करती हूँ और आप पर सब कुछ ठीक कर देने का भरोसा रखती हूँ। लेकिन आप सचमुच पत्थर दिल हैं। आपको कुछ समझ नहीं आता, बस हर वक्त जान जान जान। अरे आप यह समझते क्यों नहीं कि जान के अलावा भी इस दुनिया में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है, जैसे आपका बच्चा। पर नहीं, आपको तो बस रोमांस का भूत चढ़ा रहता है। आप अब तक मेरे बच्चे से इसलिए जल रहे थे ना, क्योंकि वह आपका टाइम ले रहा था। वह आपके बाद मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। पर काश आप इस बात को समझते कि वह मेरे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि वह आपका अंश है। आपके अंदर भी आप हैं, हर पल हर घड़ी मेरे पास। लेकिन जब आपको अपना अंश मेरे पास रखना ही नहीं है तो ठीक है ना, भेज दिया मैंने उसे खुद से दूर। अब कर लीजिए जी भरकर रोमांस, आइए ना, कीजिए, कितना रोमांस करना है। मैंने हटा दिया उस मुसीबत को आपकी ज़िंदगी से दूर। अब वह हमारे बीच नहीं आएगा। सुना आपने? वह पड़ा रहेगा उन अनाथ बच्चों की तरह, सड़कों पर भीख मांगेगा। द ग्रेट बिलियनियर बिजनेस टाइकून अक्षर जिंदल का बेटा, माफिया किंग ब्लैक डेविल का बेटा, आपका अंश, हमारी मोहब्बत की निशानी, सड़कों पर लावारिस बनकर घूमेगा। उसे दुनिया गंदी गंदी गालियाँ देगी और वह हर पल मेरी ममता को कोसेगा। वह खुद को बदकिस्मत कहेगा, माँ बाप होते हुए भी वह अनाथ कहलाएगा। समझे? हमारे जायज रिश्ते की पैदाइश दुनिया की नज़रों में नाजायज कहलाएगा। सुना आपने? नाजायज कहलाएगा वह। खुशी चिल्ला चिल्ला कर यह बातें कह रही थी, तो वहीं उसकी बातों को इमेजिन कर अक्षत एकदम से हैरान रह गया। वह लगभग बेचैनी में तड़पते हुए, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। जान, यह तुम क्या कह रही हो? पागल हो गई हो? वह ऐसी जिंदगी नहीं जिएगा। तुम उसे वापस लाओ। जाओ, उसे वापस लाओ। जान, तुम सुन रही हो ना? तुम उसे वापस। मैं तुम्हें सब कुछ क्लियर कर दूंगा। इन 2 सालों में मैं कहाँ था, क्यों था और किस कंडीशन में था। तुम बस उसे वापस। अक्षत ने खुशी का हाथ पकड़ा। तभी खुशी गुस्से से उसका हाथ झटक कर, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि आप मुझे वह नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ अपना पति चाहिए, उनके साथ रोमांस चाहिए। और आपको भी क्या फ़र्क पड़ता है? कल को वह बच्चा आएगा, आपका वक्त एक बार फिर आपसे चुरा लेगा, क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आएगा। उसे तो सिर्फ अपनी माँ और बाप समझ आते हैं, लेकिन उसके बाप को उसकी ज़रूरत नहीं है। तो क्यों आए वह यहाँ? यू नो व्हाट अक्सू, आप सही कहते हैं, यह बच्चे सचमुच मुसीबत होते हैं, लेकिन अब यह मुसीबत हमसे दूर जा चुकी है। अब आप और मैं आज़ाद हैं एक दूसरे के। वैसे भी आपको फालतू के रिश्ते में इंटरेस्ट नहीं है और मुझे आपके अलावा किसी और चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रखना। अब हम दोनों पहले की तरह एक दूसरे के करीब रहेंगे। जब दिल करेगा प्यार करेंगे। आइए ना अक्सू, कम ऑन, किस मी। खुशी एक बार फिर अक्षत को सेड्यूस करने लगी। हालांकि यह करते हुए उसका दिल रो रहा था, लेकिन फिर भी अक्षत के अंदर के फीलिंग को बाहर लाने के लिए उसे यह करना था। तो वहीं फाइनली अक्षत एकदम से उसे दूर होकर गुस्से से बोला, जान, शट अप, जस्ट शट अप। मैं अच्छे से जानता हूँ तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो, पर सच कहूँ तो आज मुझे सचमुच खुद पर गुस्सा आ रहा है। मैं अब तुमसे कोई बहस नहीं कर सकता।
मैं मानता हूँ मुझे वह बच्चा बर्दाश्त नहीं है क्योंकि वह तुम्हारे करीब आता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं उससे नफरत करता हूँ। इसका मतलब यह है कि मैं तुम्हें खुद से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ। काश तुम इस बात को समझ पाती। खैर जो भी है, एक बात कान खोल कर सुन लो, मैं तुम्हें किसी के साथ भी नहीं बांटूंगा। तुम हमेशा हमेशा सिर्फ मेरी रहोगी, तुम चाहो या ना चाहो। मैं तुम्हें तो हासिल कर ही लूँगा और हम दोनों के बीच कोई नहीं आएगा, वह बच्चा भी नहीं, चाहे इसके लिए मुझे पूरी दुनिया से ही क्यों ना लड़ना पड़े। पर इसका मतलब यह नहीं कि मैं उसे अपनी ज़िंदगी से जाने दूंगा। वह इस दुनिया में मेरी मर्जी के खिलाफ आया है, लेकिन वह मेरी ज़िंदगी से दूर मेरी मर्जी के साथ ही जाएगा। और फिलहाल अक्षत जिंदल ने उसे जाने की इजाज़त नहीं दी है, तो वह नहीं जा सकता, समझी तुम? वह नहीं जा सकता। मैं जा रहा हूँ उसे रोकने। मैं भी देखता हूँ कौन रोक लेता है मुझे। इतना कहकर अक्षत तेजी से कमरे से बाहर भागा। तो वहीं उसकी बातों को सुनकर पहले तो खुशी हैरान हुई, लेकिन अगले ही पल उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई। हालांकि उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह जानती थी उसका पति कितना बड़ा जिद्दी है। अगर उसने फैसला ले लिया तो उसे उसके फैसले से हिलाना किसी के बस की बात नहीं है। अगर खुशी अक्षत को सीधे लैंग्वेज में समझाती तो अक्षत कभी भी उसकी बात को नहीं समझता, बल्कि उसे यही लगता कि अंश अक्षत के हिस्से की इम्पोर्टेंस खुशी की लाइफ में हासिल कर चुका है और वह अंश से और भी ज़्यादा नफरत करता। अक्षत को अपनी गलती का एहसास करवाने के लिए यह जरूरी था कि वह अपने अंदर छुपे हुए बाप को बाहर लाए, जो तभी मुमकिन था जब बच्चा मुसीबत या तकलीफ में हो। खुशी अक्षत की बीवी थी और उसे हैंडल करना बहुत अच्छे से जानती थी। अब वह भी अपने अंदर छुपी हुई ममता और एक माँ को रोक नहीं पाई। वह भी अपने आंसू पोंछते हुए तेजी से क्लोजेट रूम की तरफ भागी, क्योंकि इस वक्त वह नाइटी में थी। जल्दी से एक ड्रेस पहनकर वह दूसरी गाड़ी में अक्षत के पीछे निकल गई। तो वहीं अक्षत गुस्से से खुद को ड्राइविंग कर रहा था। अक्षत के हिस्से की इम्पोर्टेंस खुशी की लाइफ में हासिल कर चुका है और वह अंश से और भी ज़्यादा नफरत करता। अक्षत को अपनी गलती का एहसास करवाने के लिए यह ज़रूरी था कि वह अपने अंदर छुपे हुए बाप को बाहर लाए, जो तभी मुमकिन था जब बच्चा मुसीबत या तकलीफ में हो। खुशी अक्षत की बीवी थी और उसे हैंडल करना बहुत अच्छे से जानती थी। अब वह भी अपने अंदर छुपी हुई ममता और एक माँ को रोक नहीं पाई। वह भी अपने आंसू पोंछते हुए तेजी से क्लोजेट रूम की तरफ भागी, क्योंकि इस वक्त वह नाइटी में थी। जल्दी से एक ड्रेस पहनकर वह दूसरी गाड़ी से अक्षत के पीछे निकल गई। तो वहीं अक्षत गुस्से से खुद ड्राइविंग कर रहा था। वह हाईवे से गुजर रहा था कि तभी उसने रास्ते में किसी के जोर जोर से रोते हुए तड़पते हुए देखा। सामने एक ब्लैक कलर की गाड़ी रुकी हुई थी और एक ड्राइवर गाड़ी पर मरा हुआ था। इस गाड़ी को देखते ही अक्षत ने तुरंत अपनी गाड़ी को ब्रेक लगाया, क्योंकि सामने ब्लैक कार पर जिंदल खानदान का लोगो लगा हुआ था। गाड़ी को देखते ही अक्षत को एक सेकंड नहीं लगा पहचानने में कि यह उनकी ही कार का एक कलेक्शन है। लेकिन इस गाड़ी में कौन हो सकता है, सोचकर वह जल्दी से गाड़ी से बाहर निकला तो सड़क पर ड्राइवर की लाश और एक कॉर्नर पर खून से लथपथ एक औरत को देखकर उसका दिल धक से बैठ गया। यह कोई और नहीं बल्कि अनाथ आश्रम की केयर टेकर मारिया आंटी थी, जिनके हाथों में खुशी ने अपने बेटे अंश को सौंपा था। अक्षत जल्दी से घबराकर उनके पास गया। आप यहाँ क्यों हैं? इस तरह रो क्यों रही है? और यह सब खून? ड्राइवर, क्या हुआ है यहाँ? और अंश कहाँ है? वह तो आपके साथ था ना? अक्षत की घबराई हुई आवाज़ को सुनकर मारिया आंटी, जो बहुत ज़्यादा घायल थी, उनके पूरे बदन और माथे से खून बह रहा था, उनकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी। शायद अब उनकी आखिरी सांसें चल रही थी। बहुत ही धीमी आवाज़ में बोली, मिस्टर जिंदल, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आपके बच्चे का ख्याल नहीं रख पाई। कुछ लोग उसे ज़बरदस्ती छीनकर, आह प्लीज़ अंश को बचा। इतना कहकर वह बड़ी मुश्किल से अपनी उंगली से सामने की तरफ इशारा करते हुए एकदम से खामोश हो गई और उनके शब्दों को सुनकर अक्षत के पैरों तले ज़मीन निकल गई। वह तुरंत मारिया आंटी को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन शायद वह समझ चुका था वह मर चुकी है। अब तो अक्षत गुस्से से अपनी लाल आंखों के साथ सामने की तरफ घूर रहा था और एकदम से धाड़ते हुए उठा, अंश। और तभी खुशी भी अपनी सिक्योरिटी और एक कार के जरिए वहां पहुंच चुकी थी। मारिया आंटी को देखकर वह जोर जोर से रोने लगी, चिल्लाने लगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अक्षत के पास भी इतना वक्त नहीं था कि वह खुशी को संभाल सके। कमीन को संभाल कर घर पहुंचाओ, फास्ट। इतना कहकर वह तुरंत अपनी कुछ सिक्योरिटी के साथ तेजी से गाड़ी में बैठकर वहां से चला गया। रास्ते में उसने अपनी टीम एंथोनी, शिवाय और राजीव को इन्फॉर्म किया। वहीं दूसरी तरफ अपने बेटे रोहान के बिना रूही की हालत खराब हो रही थी। उसने खाना पीना छोड़ दिया था और उसे पैनिक अटैक भी आ रहे थे,
क्योंकि अहान खान ने आज तक उसके साथ जो कुछ भी किया था वह सभी किसी फिल्म की रील की तरह उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। डॉक्टर समीर और निकिता उसे संभालने की कोशिश कर रहे थे। आधी रात को रूही ने एक बुरा ख्वाब देखा और घबराकर बिस्तर पर बैठ गई। उसने ख्वाब में देखा था कि रिया उसके बेटे रूहान को बुरी तरह टॉर्चर कर रही है और अयान खान भी इस चीज़ के मजे ले रहा है। रूहान जोर जोर से रोकर अपनी माँ को पुकार रहा है। इस ख्वाब के साथ ही रूही बहुत घबरा गई थी और फाइनली ना चाहते हुए भी वह फैसला ले चुकी थी कि उसे अपने बेटे रूहान के पास जाना होगा। उसने कमरे में देखा तो डॉक्टर समीर अपने सोफे पर ही सोए हुए थे। रूही अपनी जगह से उठ दिल ही दिल में रोते हुए समीर से माफ़ी मांगती है और अपना दिल पक्का करके अयान खान के घर की तरफ निकल गई। आधी रात को जब वह अयान खान के घर में एंटर करती है तो हाल में उसे अयान खान शराब और सिगरेट की कस लेते हुए होठों पर एटीट्यूड स्माइल लिए बैठा हुआ नजर आया। रूही को देखते ही उसने कहा, आ गई तुम? मुझे मालूम था तुम जरूर आओगी। तुम यह गलती से भी मत समझना कि मैं तुम्हारे आगे झुक गई हूँ या टूट गई हूँ। तुम चाहे कुछ भी कहो, लेकिन तुम्हारा आना ही इस बात का सबूत है कि अयान खान ने तुम्हें एक बार फिर तोड़ दिया। खैर आ ही गई हो तो जाओ, कमरे में कुछ चीज़ें तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। तुम्हें मालूम है तुम्हें क्या करना है। इन शब्दों को कहते हुए अयान खान के होठों पर एक डेविल स्माइल थी। रूही भी उसके शब्दों का मतलब बहुत अच्छे से जानती थी। वह बिना कुछ बोले तेजी से अयान खान के कमरे की तरफ चली गई कि तभी उसकी नज़र दरवाजे पर खड़ी रिया पर गई। रिया रूही को नफरत भरी नज़रों से देख रही थी और उसे देखकर रूही को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि तभी हाल में बैठे अयान खान की ऊंची आवाज़ एक बार फिर दोनों के कानों में गई। तुम दोनों अपना यह टसन और लुक एक दूसरे को बाद में दिखाना। फिलहाल मेरा कुछ और देखने का मूड है जिसे स्पॉइल करना तुम दोनों के लिए खतरनाक हो सकता है। रूही स्वीट हार्ट, कमरे में जाओ और हाँ, पहले की तरह रेडी होना। अयान खान की इन घटिया बातों को सुनकर रूही के हाथों की मुट्ठी कस गई, लेकिन वह गहरी सांस लेकर कमरे के अंदर दाखिल होने ही वाली थी जब रिया ने धीरे से कहा, सोचा नहीं था तुम इतनी बेशरम और बेगैरत होगी। जिस इंसान ने तुम्हें इतना टॉर्चर किया, तुम्हारे ही सामने मेरे साथ रिश्ते बनाए, बीवी होने के बावजूद तुम्हें दुनिया के सामने अपनी रखेल कहा, तुम उसके साथ एक बार फिर से इस जिंदगी में वापस लौट आई, वह भी इतनी आसानी से। मुझे तो लगा कि तुम्हारे अंदर थोड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट और शर्म बाकी होगी, पर तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि मैं तुमसे अलग हूँ, यही ना? रूही ने रिया की तरफ घूरते हुए कहा, तुम मुझसे शर्म और सेल्फ रिस्पेक्ट की बात कर रही हो? लाइक सीरियसली? जिस औरत के पास खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट ना हो, बिना किसी रिश्ते के किसी भी मर्द के बिस्तर पर बीत जाने वाली औरत मुझसे यह बातें कह रही है? रिया, तुम्हारा तो मालूम नहीं, पर मैं अपनी कह सकती हूँ। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ और ना मेरा अंजाम बाकी औरतों की तरह होगा। इतना कहकर रूही अपने होठों पर एक डेविल स्माइल लेकर कमरे में चली गई। रूही की बातें सुनकर रिया के तन बदन में आग लग गई। वह गुस्से से दांत पीस कर रह गई। उसे रूही की बातों का मतलब अच्छे से समझ तो नहीं आया था, पर ना जाने क्यों वह रूही की आंखों में कुछ अजीब देख रही थी। कमरे में आकर रूही ने कमरे को अच्छे से ऑब्जर्व किया तो उसके कदम एक पल के लिए लड़खड़ा गए, क्योंकि कमरे में बेड पर वाइट बेडशीट जिस पर कुछ रोज फ्लावर पेटल्स पड़े हुए थे, आसपास कैंडल्स जल रहे थे। कमरे का माहौल काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक, चारों तरफ फ्लावर्स और कुछ फेरी लाइट्स डेकोरेशन हुई थी। लेकिन इसके साथ ही एक टेबल पर एक रेड कलर का बॉक्स था, जिसे देखते ही रूही के हाथ पैर ठंडे पड़ गए, क्योंकि पिछले 7 सालों में भले ही इस कमरे का लुक चेंज हो चुका था, लेकिन यह बॉक्स आज भी वैसा ही था। रूही की आंखों के सामने 7 साल पहले के नज़ारे घूम रहे थे, जब अयान खान उसके करीब आता था और 7 साल पुरानी उन यादों को याद करते हुए रूही की नज़र बेड पर रखे हुए एक सेक्सी नाइट गाउन पर गई, जिसे देखकर उसे बहुत ज़्यादा नफरत और घिन आ रही थी। वह किसी तरह लड़खड़ाते कदमों से उस ड्रेस के पास गई। उसकी आंखों में नमी आने लगी थी। लगभग 10 मिनट बाद अयान खान कमरे के अंदर दाखिल हुआ। कमरे का रोमांटिक माहौल देखकर उसकी आंखों में लस्ट और हवस साफ नजर आ रही थी। उसने एक नज़र कमरे में दौड़ाया तो रूही वहाँ नहीं थी। इसके बाद उसके होठों पर डेविल स्माइल आ गई। वह अपने हाथों में लिए हुए शराब की बोतल को अपने होठों से लगाते हुए एक जाम लेता है और फिर उसकी नज़र टेबल पर रखे हुए बॉक्स पर गई, जिसे देख वह गंदी सी स्माइल के साथ बॉक्स को खोलता है। इस बॉक्स में अलग अलग फ्लेवर के न जाने कितने ही प्रोटेक्शन पैकेट थे और साथ ही कुछ वाइल्ड टॉर्चर वाले सामान, हाथों की हथकड़ी, स्टिक, वाइब्रेटर और भी न जाने कैसी कैसी चीज़, जिन्हें अपने हाथों से छूते हुए अयान खान रूही के साथ अपने वाइल्ड रोमांस को याद कर रहा था। किस तरह वह इन चीज़ों से रूही को टॉर्चर करता था।
किस तरह रूही उसके सामने रोते हुए रिक्वेस्ट करती थी कि वह उसे छोड़ दे। इन बातों को याद करते हुए उसके अंदर का हैवान जाग रहा था कि तभी बाथरूम का दरवाज़ा खुला और रूही बाहर आई। उसने अपने बदन पर बाथरोब पहन रखा था। दरवाज़ा खोलने की आवाज़ से ही अयान खान के होठों पर डेविल स्माइल लिए पलट कर देखता है तो रूही को एक बाथरोब में देखकर उसकी आंखें ठंडी हो गई। तुमने यह ड्रेस क्यों नहीं पहनी? मेरी दी हुई आउटफिट कहाँ है? जाओ जाकर उसे पहन कर आओ। भूल गई मैं तुम्हें किस तरह देखना चाहता हूँ? अयान खान की डोमिनेटिंग बातों को सुन रूही अपनी नज़र दूसरी तरफ करके हुए बोली, बहुत लंबा वक्त हो गया है, मुझे अजीब सा लग रहा है। प्लीज़ अगर तुम लाइट ऑफ कर दो तो। वाट? अयान खान ने गुस्से से कहा। तब रूही ने हिम्मत बटोर कर कहा, देखो मजबूरी में मुझे तुम्हारे पास वापस आना पड़ा और मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम क्या करना चाहते हो। तुम्हें ना तो मुझसे प्यार है और ना ही मेरे लिए इमोशंस। तुम मुझे सिर्फ तकलीफ़ देना चाहते हो। एक वक्त था जब मैं तुम्हें बेइंतहा प्यार करती थी और तुम्हारी आंखों में भी अपने लिए उसे देखने की चाहत रखती थी, लेकिन अब तुम्हारी यह आंखें मुझे खुद से नफरत करने के लिए मजबूर कर देती हैं। यह नफरत तो मुझे ज़िंदगी भर महसूस करनी है, लेकिन प्लीज़ आज की रात क्या तुम पहले और आखिरी बार मुझसे प्यार से पेश आ सकते हो? रूही के इन शब्दों ने न जाने क्यों अयान खान को स्पीचलेस कर दिया था। वह रूही की आंखों में देखने लगा, जिन आंखों में एक वक्त पर उसे अपने लिए सिर्फ मोहब्बत नजर आती थी। आज उसे इन आंखों में एक खालीपन नजर आ रहा था। उसके हाथों में ली हुई शराब की बोतल एकदम से उसके हाथों से छूट गई और कमरे में एक जोरदार आवाज़ गूंज उठी। अयान खान धीरे से अपने कदम स्विच बोर्ड की तरफ बढ़ाकर जैसे ही उसे ऑफ करने वाला था, रूही ने अपनी धीमी आवाज़ में अयान खान से कहा, मुझे मालूम है इस सवाल का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि इसका जवाब मुझे अच्छे से पता है। फिर भी एक बात पूछना चाहती हूँ। अयान खान, क्या तुमने सचमुच मुझसे ज़िंदगी में कभी प्यार नहीं किया था? यह सुनते ही अयान के हाथ अपनी जगह पर रुक गए और तभी रूही ने कहा, क्या हो अगर तुम्हें यह मालूम हो कि तुम्हारी बहन के कातिल मेरे भाई नहीं थे, बल्कि यह किसी और की सोची समझी साजिश थी। यह सुनते ही अयान खान एक झटके में पलटकर गुस्से से रूही को घूरता है और दांत पीसकर बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? मेरी बहन का कातिल तुम्हारा भाई था। यह बात सारी दुनिया जानती है और मैं भी अच्छे से जानता हूँ कि। तभी रूही ने एक बार फिर अपनी नज़र यूं ही झुकाए हुए कहा, क्या हो अगर तुम्हें यह मालूम हो कि तुम्हारी एक गलत फहमी के कारण तुमने मेरे दिल में अपने लिए मोहब्बत को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया है और अब मेरे दिल में किसी और के लिए मोहब्बत है। आज इस बिस्तर पर तुम मेरे करीब आओ, लेकिन मैं यह सोचूं कि मेरे करीब आने वाला मेरी नई मोहब्बत मेरा समीर है तो। यह सुनते ही अयान खान एकदम से गुस्से से धाड़ उठा। वह एक झटके में रूही का गला पकड़ लेता है और उसे लगभग दबाते हुए दांत पीस कर बोला, क्या बकवास कर रही हो तुम? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? अयान खान रूही का गला दबा रहा था और रूही बिना उससे बचने की कोशिश किए एक झटके में अपनी पलकें उठाकर उसकी आंखों में घूरते हुए बोली, क्या हो अगर मैं यह कहूँ कि भले ही तुम आज की रात मेरे साथ सेक्स करो, लेकिन मैं तुम्हारे नाम की नहीं बल्कि समीर के नाम की सिसकियाँ लूँगी, आहें भरूँ और उसके टच को ही अपने बदन पर फील करूँ। चुप हो जाओ वरना मैं तुम्हें अभी। अयान खान रूही के गले पर अपनी पकड़ कस देता है। रूही को अब सांस नहीं आ रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन फिर भी उसके होठों पर मुस्कान थी। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी सांसें संभालते हुए कहा, क्या हो अगर मैं यह कहूँ कि समीर ने मुझे कुछ दिन पहले तुमसे भी ज़्यादा अच्छे से सेटिस्फाई किया। उसने मुझे बताया कि मर्द की मोहब्बत क्या होती है और अब मैं उस एहसास के साथ ज़िंदगी भर तुम्हारे टॉर्चर को बर्दाश्त कर सकती हूँ, क्योंकि समीर का हक अब मेरे दिल पर ही नहीं बल्कि मेरे शरीर पर भी है। मैं ज़िंदगी भर तुम्हारे साथ रहूँगी तो ज़रूर, लेकिन तुम्हारी होकर नहीं बल्कि समीर की होकर। जैसे आज तक मेरी ही आंखों के सामने तुमने रिया को हासिल किया था, वैसे ही मैं भी किसी और की बाहों में समा चुकी हूँ। वह मेरे अंदर तक उतर चुका है। क्या हुआ हो अगर मैं यह कहूँ कि समीर ने मेरे शरीर कर हर एक इंच को उस तरह ही देखा है, छुआ है और हासिल किया है जैसे कभी तुम। जुबान बंद रखो अपनी वरना, कहकर अयान खान अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाया और खींचकर रूही को एक थप्पड़ दे मारा। रूही खुद को संभाल नहीं पाई और एकदम से मुंह के बल जमीन पर गिरी। उसके साथ ही उसके नाक, मुंह और माथे से खून बहने लगा और तभी अयान खान एकदम से उसके बालों को मुट्ठी में दबाकर गुस्से से लगभग खींचकर धारते हुए बोला, नहीं नहीं नहीं, तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। खबरदार जो किसी और का जिक्र भी अपनी जुबान पर लाई। तुम झूठ बोल रही हो। कहो कि तुम झूठ बोल रही हो।
तुम किसी और की नहीं हो सकती। बोलो बोलो, तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हारे अंदर सिर्फ मैं रहूँगा, सिर्फ मैं रहूँगा। रूही बोलो बोलो, तुम झूठ। अयान खान की आवाज़ में एक तड़फ और बेचैनी थी। न जाने क्यों, लेकिन वह इस ख्याल से भी कांप रहा था कि रूही उसके अलावा किसी और के करीब जा सकती है, किसी और ने उसे छुआ हो सकता है, प्यार किया हो और रूही ने उसे अपने करीब आने की इजाज़त दी हो। नहीं, यह झूठ है, क्योंकि जहाँ तक वह रूही को जानता है, वह तो अयान खान के अलावा किसी और को चाह ही नहीं सकती थी। अयान खान इन चीज़ों को इमेजिन करके ही पागल हो रहा था कि समीर या कोई और रूही के करीब गया हो। वह रूही को खींचकर एक और थप्पड़ मारता है और उसके जबड़े को पकड़कर लगभग हिलाते हुए दांत पीसकर बोला, सच सच बोलो, तुम्हें किसी और ने नहीं देखा है ना? है ना? नहीं देखा ना? सच सच बोलो रूही, वरना मैं समीर अली को मार डालूंगा। मैं उसे जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। सच सच बताओ, तुमने उसे अपने करीब आने की इजाज़त तो नहीं दी ना? बोलो ना, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? तुम्हारे अंदर, तुम्हारे बदन पर सिर्फ मैं ही रहूँगा। सिर्फ मेरे एहसास, मेरी छुअन है ना? सच बोलो रूही, बताओ मुझे, तुम्हें किसी और ने तो। अयान खान का पूरा नशा उतर चुका था और वह अब लगभग पागल हो रहा था जब रूही ने धीरे से अपने होठों पर तिरछी मुस्कान लिए कहा, यह सच है अयान, समीर और मैं एक हो चुके हैं। ठीक वैसे जैसे कभी तुम मेरे अंदर उतरते थे, समीर भी उतर चुका है और उसने मुझे। इससे पहले वह आगे कुछ कहती कि तभी अयान खान गुस्से से पागल होकर वह झटके से रूही से दूर होकर कमरे से सामान तोड़ फोड़ करने लगा। वह जोर जोर से चिल्ला रहा था, नहीं नहीं नहीं, यह सच नहीं है, यह सच नहीं है। तुम किसी और की नहीं हो सकती, तुम किसी और की नहीं हो सकती, तुम सिर्फ मेरी हो, तुम झूठ बोल रही हो। अयान खान एकदम से रूही के चेहरे पर अपनी पकड़ कस उसके करीब आते हुए बोला, तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम मेरी बीवी हो, मेरी बीवी, समझी? मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम अपने पति के रहते किसी और की नहीं। क्यों, तुम भी तो अपनी बीवी के रहते किसी और औरत के हो जाते थे ना? तो मैं क्यों नहीं हो सकती? फर्क ही क्या है हम दोनों में? जैसे तुम्हें किसी और औरत की बाहों में सुकून मिलता था, वैसे ही मैंने भी अपना सुकून किसी और की बाहों में ढूंढ लिया। लेकिन तुम इतना तड़फ क्यों रहे हो अयान? तुम तो मुझसे प्यार नहीं करते ना, तो तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है अगर मेरे दिल में किसी और के एहसास भी हो तो? मैंने तो अपनी मोहब्बत को किसी और की बाहों में जाते हुए देखा है, वह भी अपनी आंखों के सामने। जब मैं यह बात बर्दाश्त कर सकती हूँ तो तुमने तो मुझे कभी प्यार ही नहीं किया। तुम्हारे लिए तो यह बर्दाश्त करना बहुत आसान होगा। तुम्हें पता है अयान खान, पहले मुझे लगता था कि लोग अपने पार्टनर को छोड़कर किसी और की बाहों में क्यों चले जाते हैं। यह तो बहुत गलत है, गंदा है। पार्टनर में लॉयल्टी तो होनी ही चाहिए। लेकिन वक्त और हालात ने मुझे समीर के करीब जाने के लिए मजबूर किया। तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि सच्चा प्यार शादीशुदा रिश्ते का मोहताज नहीं होता। यह तो दुनिया वालों का बनाया हुआ फिजूल का नियम है। असली रिश्ते तो वह होते हैं जो दिल के साथ जोड़े जाते हैं, जिसमें कोई बंधन नहीं होता और ना मजबूरी होती है, बल्कि एहसास होता है एक दूसरे को समझने का, जी भरकर टूट कर प्यार करने का। और मुझे यह प्यार समीर ने दिया। भले ही हम दोनों की शादी नहीं हुई तो क्या हुआ, लेकिन समीर के प्यार ने मुझे एहसास करवाया कि ज़िंदगी जीने के लिए प्यार ज़रूरी है, ना कि बेफजूल की शर्तें जो हमें जाने समझे और अपना माने, जिसे मेरे दर्द में दर्द हो। और तुम्हें मालूम है, मुझे दर्द में देखकर सबसे ज़्यादा दर्द समीर को होता है। तुमने तो आज तक मेरे दर्द को समझा ही नहीं। हाँ, एक तरीके से समझा था। वह क्या है मालूम? तुमने मेरे दर्द में अपनी खुशियाँ और सुकून ढूंढा। तुम्हें मज़ा आता था मुझे तकलीफ़ देकर, और मैं पागल तुम्हारे प्यार में अंधी होकर यह समझती रही कि कभी ना कभी इस दर्द का अंत होगा। तुम्हें मुझसे मोहब्बत होगी, मुझे तकलीफ़ में देखकर तकलीफ़ होगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन समीर ने मेरे दर्द को सुकून में बदलने की कोशिश की। उसने मुझे बताया कि सच्ची मोहब्बत क्या होती है। वह सचमुच एक मर्द है अयान खान, वह सचमुच एक मर्द है, क्योंकि उसने मुझे असली मर्द बनकर दिखाया। वह तुम्हारी तरह खोखला नहीं है। और आज मैं तुम्हारे सामने यह शान से कहती हूँ, मैं समीर से मोहब्बत करती हूँ, बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। आज अगर तुम मेरे शरीर को नोच कर खा भी जाओ तो मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने तुमसे मोहब्बत की उम्मीद छोड़ दी है। मुझे इस बात से भी फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम जियो या मरो। अरे तुम तो इस हद तक गिर चुके हो मेरी नज़रों में कि तुमसे मोहब्बत तो दूर, मैं नफ़रत का रिश्ता भी नहीं रखना चाहती। कहकर रूही ने एक झटके में अपने बाल और चेहरा अयान खान से छुड़ा लिया। उसके सीने पर हाथ रख जोर से धक्का देकर खुद से दूर कर दिया। अयान खान रूही की बातों से हैरान था। उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। वह अपनी फटी फटी आंखों से रूही को देख रहा था, मानो यह लड़की कोई और हो।
यह तो एक घायल शेर नहीं लग रही थी। अयान खान अभी कुछ समझ पाता कि तभी रूही दांत पीस कर बोली, और यह मत समझना कि मैं यहाँ तुम्हारे सामने घुटने टेकने आई हूँ। रूही की बातों को सुनकर अयान खान हैरानी से बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? क्यों आई हो यहाँ? हिसाब बराबर करने आई हूँ। तुम्हें जितना कुछ करना था कर चुके हो मेरे साथ, लेकिन अब नहीं कर पाओगे। तुमने वह कहावत सुनी है कि सीता की वजह से रावण का अंत हुआ, तो ध्यान से सुनो, तुम जैसे रावण का अंत भी जरूर होगा, लेकिन इस रावण का अंत कोई राम नहीं बल्कि सीता खुद करेगी। देखना चाहते हो कैसे? इतना कहकर रूही के होठों पर एक डेविल स्माइल थी, जिसे देखकर अयान खान कुछ समझ नहीं पाया कि तभी रूही अपनी जगह से उठकर जल्दी से दरवाज़ा खोल देती है और चीखते चिल्लाते हुए अपने बदन पर पहना हुआ बाथरोब खोलकर ज़मीन पर फेंक देती है। अंदर उसने अयान खान की दी हुई सेक्सी नाइटी पहन रखी थी, जिसे वह खुद ही अपने हाथों से फाड़कर लगभग हाफ न्यूड कंडीशन में पहुंच गई थी। अयान खान को समझ नहीं आया रूही कर क्या रही है। उसने एकदम से रूही को कंधों से पकड़ लिया। रूही, क्या कर रही हो तुम? पागल हो? आखिर चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? तुम। और इससे पहले वह कुछ कहती, रूही जोर जोर से रोते हुए उससे अपनी जान की भीख मांगते हुए उसके हाथों को अपने गले पर रख लेती है। प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे माफ़ कर दो, दर्द हो रहा है, प्लीज़। अब अयान खान रूही की हरकत पर हैरान था। वह रूही के गले से अपना हाथ हटाने की कोशिश कर रहा था कि तभी अचानक की कमरे का दरवाज़ा खुला और कमरे में कुछ लोग अंदर दाखिल हुए, जिन्हें देखते ही अयान खान की आंखें हैरानी से फैल गई। रूही लगभग हाफ न्यूड कंडीशन में पहुंच गई थी। अयान खान को समझ नहीं आया रूही कर क्या रही है। उसने एकदम से रूही को कंधे से पकड़ लिया। रूही, क्या कर रही हो तुम? तुम पागल हो? आखिर चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? तुम। और इससे पहले वह कुछ कहता, रूही जोर जोर से रोते हुए उससे अपनी जान की भीख मांगते हुए उसके हाथों को अपने गले पर रख लेती है। प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे माफ़ कर दो, दर्द हो रहा है, प्लीज़। अब आहन रूही की हरकत पर हैरान था। वह रूही के गले से अपना हाथ हटाने की कोशिश कर रहा था कि तभी अचानक की दरवाज़ा खुला और कमरे में कुछ लोग अंदर दाखिल हुए, जिन्हें देखते ही अयान खान की आंखें हैरानी से फैल गई, क्योंकि सामने उसका बेटा रूहान, रिया, निकिता, समीर और अयान खान के अब्बू जान मिस्टर अब्दुल्ला खड़े थे। तो वहीं कमरे की हालत देखकर और रूही के माथे, मुंह, नाक से निकल रहे खून, अधनंगे बदन और टूटी बिखरी हुई सी हालत को देखकर ही मालूम हो रहा था कि कमरे में क्या हुआ है। अयान खान, जिसका हाथ फिलहाल रूही के गले पर था और रूही जोर जोर से रोते हुए उसे जान की भीख मांग रही थी, देखकर कोई भी बता सकता था कि अयान खान और रूही को जान से मारने की कोशिश कर रहा था। यह नज़ारा देखकर जहां मिस्टर अब्दुल्ला ने अपनी आंखें दूसरी तरफ कर ली, तो वहीं रूहान रोते हुए, घबराते हुए जल्दी से दौड़कर अयान खान और रूही के बीच में आया। वह पूरी मजबूती के साथ अयान खान के पेट पर हाथ रख उन्हें धक्का देकर अपनी माँ से दूर करता है। दूर हो जाओ मेरी मम्मा से, छोड़ दो मेरी मम्मा को। वह छोटा सा बच्चा अपनी जी जान लगाकर अयान को अपनी माँ से दूर कर देता है और जल्दी से अपनी माँ से लिपटकर उन्हें संभालने लगा। रूही गहरी गहरी सांस लेते हुए जमीन पर गिर गई, तो समीर जल्दी से एक बेड शीट उठाकर रूही के बदन को ढक देता है। अब वह अयान खान पर चिल्लाने लगा, अयान खान, तुम पागल हो गए हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दोबारा रूही पर हाथ उठाने की? समीर को अपने सामने देखकर अयान खान, जिसके कानों में रूही की बातें गूंज रही थी कि रूही और समीर एक हो चुके हैं, रूही के दिल में अब सिर्फ समीर है, वह तो जैसे अपने गुस्से को काबू ही नहीं कर पाया और एकदम से समीर का गला पकड़कर उसे तेजी से पंच मारते हुए बोला, तू होता कौन है हम दोनों के बीच में बोलने वाला? बीवी है वह मेरी, जो दिल में आएगा करूँगा, और जो भी हमारे बीच आने की कोशिश करेगा उसे जान से मार डालूंगा, समझा तू? सबसे पहले तो मैं तुझे मारूंगा। इतना कहकर अयान खान ने तुरंत ही ड्रावर से अपनी गन निकाल ली और समीर के ऊपर पॉइंट कर दिया। वह जैसे ही समीर को गोली मारने वाला था, अगले ही पल रूहान जोर जोर से रोते हुए एकदम से उन दोनों के बीच आकर खड़ा हो गया और लगभग धाड़ते हुए, तो फिर मार दीजिए मुझे, मैं बचाऊंगा अपनी मम्मा और अपने समीर डैड को। यह सब सुनते ही अयान की नज़र अपने छोटे से बेटे पर गई, जो अपनी आंखों में गुस्सा, नफरत और आंसू लिए अपने बाप को देख रहा था। इससे पहले वह कुछ समझ पाता, रूहान फ्रूट बास्केट से एक नाइफ उठाकर अयान खान के ऊपर पॉइंट करते हुए बोला, मम्मा ठीक कहती है, आप अच्छे इंसान नहीं हैं। मैं ही पागल था जो आपको अपना डैड समझकर आपके पास आया, क्योंकि मुझे एक अच्छी फैमिली चाहिए थी। आपने कहा कि आपके और मम्मा के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग तो मुझे हुई थी।
आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी मम्मा पर हाथ उठाने की? आपको क्या लगता है मिस्टर अयान खान कि मेरी मम्मा अकेली है और आज तक आपने जो उनके साथ किया वह आगे भी कर सकते हैं? तो आप बिल्कुल गलत हैं। पहले मेरी मम्मा अकेली थी, लेकिन अब उनके साथ मैं हूँ और मेरे रहते मैं उन पर किसी की नज़र भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। अगर आपको सामना करना है तो मेरा कीजिए। मुझे कसम है अपने माँ के दूध की, काट कर रख दूंगा। अपने छोटे से 6 साल के बेटे के मुंह से यह शब्द सुनते ही अयान खान के पैरों तले ज़मीन निकल गई। तो वहीं दरवाजे पर खड़े उसके दादा जान मिस्टर अब्दुल्ला को भी अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि वह छोटा सा बच्चा आज बिल्कुल एक 20 साल के मर्द की तरह बात कर रहा था। उसकी आंखों में जो आंसू थे वह आंसू नहीं बल्कि अंगार थे। उसकी भाषा कोई बच्चों वाली भाषा नहीं थी, बल्कि एक मर्द की हुंकार थी, जिसे सुनने वाला अपनी ही जगह पर जम गया। अयान खान को तो समझ ही नहीं आया वह इस समय एक मर्द के सामने खड़ा है या बच्चे के सामने। तो वहीं रूही, समीर और निकिता भी हैरानी से रूहान को देख रहे थे कि तभी रूहान किसी शेर की तरह अपने बाप के सामने गया। वह अयान खान के घुटने से थोड़ा ऊपर तक ही आता था, लेकिन अपना सर ऊंचा कर, छाती चौड़ी कर, अपनी डार्क ग्रीन आंखों से अपने बाप की डार्क ग्रीन आंखों में घूरते हुए दांत पीस कर बोला, आपने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की है मेरी माँ को तकलीफ़ देकर, और इसकी सज़ा आपको ज़रूर मिलेगी। आज तक मैं चाहता था कि मेरी माँ आपके साथ रहे, लेकिन अब मैं फैसला कर चुका हूँ, मेरी माँ आपके साथ किसी भी कीमत पर नहीं रहेगी। मम्मा कहती है गुड मैन लड़कियों को नहीं रुलाते, उनसे झगड़ा नहीं करते, उन पर हाथ नहीं उठाते। इस हिसाब से आप गुड मैन नहीं हैं और मुझे बैड चीज़ों से नफरत है। मुझे आपसे नफरत है मिस्टर अयान खान। इसीलिए मैं आपको वार्निंग देता हूँ, अगर आज के बाद आप मेरी मम्मा के आसपास भी नजर आए तो आई स्वेयर मैं साबित कर दूंगा कि मैं आपका ही बेटा हूँ और मेरे अंदर आपका ही गंदा खून है। आई विल बी बिकम ए बैड मैन, अंडरस्टैंड। इतना कहकर रूहान गुस्से से एक नज़र अपने दादाजी की तरफ घूरते हुए बोला, और हाँ एक बात और, मेरी मम्मा किसी की मर्दानगी या खानदानी रुतबे का साबित करने का सामान नहीं है, बल्कि एक इंसान है जिन्हें हक है अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीने का, और उनका यह हक दुनिया की कोई भी ताकत उनसे छीन नहीं सकती। और अगर किसी ने छीनने की कोशिश की कि वह याद रखे कि मेरी मम्मा ने एक मर्द को पैदा किया है। रूहान की बातों को सुनकर कमरे में मौजूद हर इंसान सुन रह गया। तो वहीं रिया का मुंह खुला का खुला रह गया। रूहान धीरे से अपनी माँ के पास आया और आंखों में आंसू लिए कान पकड़कर माफ़ी मांगते हुए बोला, आई एम सॉरी मम्मा, मैं बहुत बुरा हूँ ना, मैंने आपकी बातों पर यकीन नहीं किया। मम्मा आप ठीक कहती हैं, यह घर और यहाँ के लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। मैंने आपकी बात नहीं मानी और यहाँ आ गया। प्लीज़ मम्मा मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत बुरा हूँ। अपने बेटे की बात सुनकर रूही उसे सीने से लगा लेती है और रोते हुए बोली कि उसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, वह अपने बेटे से नाराज़ नहीं है और रूहान बहुत प्यारा और अच्छा बेटा है। रूहान ने समीर से भी माफ़ी मांगी तो समीर ने भी रूहान को माफ़ कर दिया। फैमिली का यह ड्रामा देखकर अयान खान अचानक अपने होश में आया और एक झटके में रूहान का हाथ पकड़ अपनी तरफ करते हुए बोला, बस बहुत हो गया, बच्चे हो बच्चों की तरह रहो। देख रहा हूँ तुम्हारी माँ ने कितना बिगाड़ रखा है तुम्हें, बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है बड़ों से बात करने का। कान के नीचे एक थप्पड़ लगाऊंगा, अकल ठिकाने लग जाएगी तुम्हारी। इतना कहकर अयान खान ने अपने बेटे को मारने के लिए हाथ उठाया ही था कि तभी अचानक किसी ने उसका हाथ हवा में पकड़ लिया। अयान खान ने पलटकर देखा तो समीर ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था और अब उसने एक झटके में अयान खान का रूहान से दूर झटक कर कहा, खबरदार अयान खान, खबरदार, जो मेरे बेटे को हाथ लगाया हाथ तोड़कर रख दूंगा। समीर के मुंह से रूहान के लिए अपना बेटा सुनकर अयान खान के तन बदन में आग लग गई कि तभी रूही भी अपनी जगह से उठकर रूहान को अपने करीब कर अयान पर चिल्लाते हुए, बस करो अयान, बंद कर दो यह ड्रामा। खबरदार, जो मेरे बेटे पर हाथ उठाया, कोई हक नहीं है तुम्हारा उस पर। रूहान मेरा बेटा है और अब तक मैं तुम्हें बर्दाश्त किया सिर्फ अपने बेटे के लिए, लेकिन अब नहीं करूँगी। बहुत जल्द मैं तुम्हें कोर्ट में मिलूंगी और तुम्हें डिवोर्स दूंगी, तैयार रहना। चलो रूहान, समीर। इतना कहकर रूही समीर और रूहान का हाथ पकड़कर वहां से जाने लगी और यह चीज़ अयान खान को बर्दाश्त नहीं हुई। उसने एकदम से गुस्से में अपनी गन उठाकर रूही और समीर की तरफ पॉइंट करते हुए कहा, खबरदार, अगर तुम दोनों ने कदम बाहर निकालने की कोशिश की तो मैं गोली मार दूंगा। रूही, मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। तुम्हें क्या लगता है अपने बेटे के सामने शरीफ और सीधी सादी बनकर तुम मेरे कैद से छूट सकती हो? तो यह इम्पॉसिबल है। तुम इस घर में आ तो गई हो अपनी मर्जी से, लेकिन यहाँ से जा नहीं सकती। चुपचाप मेरे पास आओ रूही, वरना आगे जो होगा उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम रहोगी। अयान खान चिल्ला रहा था, लेकिन रूही और समीर नहीं रुके। वह लोग आगे बढ़ रहे थे
तो रिया एक झटके में अयान खान के सामने आकर उसे रोकते हुए बोली, अयान जाने दो उन लोगों को, उन्हें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। लेकिन तुम उनके लिए इतने पागल क्यों हो रहे हो? देखो अयान, तुम्हारे पास मैं हूँ, जिया है, इतनी सारी प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, सब कुछ है तुम्हारे पास। मरने दो उसे, क्या फ़र्क पड़ जाता है वह तुम्हारे साथ रहे या ना रहे, आखिर क्यों तुम। और इससे पहले रिया आगे कुछ कहती, अयान खान एक झटके में एक थप्पड़ मारकर उसे खुद से दूर करता है और चिल्लाकर बोला, शट अप, दूर हो जाओ मुझसे, वरना मैं तुम्हें भी गोली मार दूंगा। नहीं जाने दे सकता मैं उसे, किसी भी कीमत पर नहीं जाने दे सकता, क्योंकि वह सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। रूही, आखिरी बार कह रहा हूँ, मेरे पास लौट आओ वरना। और अगले ही पल अयान खान ने गोली चला दी। अब उस पूरे घर में चीख पुकार मच चुकी थी, फ्लोर पर खून बह रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ अक्षत जिंदल को एक सीक्रेट मैसेज मिला, जिसमें लिखा था कि अगर अक्षत जिंदल को अपना बेटा जिंदा चाहिए तो उसे बिल्कुल अकेले काली पहाड़ी पर आना होगा। खुशी का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। उसे सिवाय की पत्नी गौरी और राजीव की पत्नी सोना संभाल रहे थे। खुशी तो बार बार खुद को ही कोस रही थी। उसकी बेवकूफ़ी के कारण आज उसका बच्चा इस कंडीशन में है। पर सच तो यह था कि इसमें खुशी की कोई गलती नहीं। खबर मिलते ही अक्षत काली पहाड़ी की तरफ निकल गया। उसके साथियों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की। सिवाय एंथोनी और राजीव उसे जाने नहीं देना चाहते थे, लेकिन आज अपने बच्चे के लिए अक्षत अपनी जान पर भी खेलने के लिए तैयार था। उसने अपने लोगों को वार्निंग दी कि कोई भी उसके पीछे ना आए। थोड़ी ही देर बाद अक्षत काली पहाड़ी पर पहुंच चुका था और उसके ठीक सामने विवान खन्ना अपने कुछ लोगों के साथ था। अक्षत को देखते ही विवान खन्ना ने अक्षत के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया, लेकिन अक्षत जिंदल अकेला भी पूरी एक आर्मी के बराबर था। उसने अकेले विवान खन्ना और उसके सभी लोगों का सामना किया। कुछ देर बाद विवान खन्ना को महसूस हुआ कि वह अक्षत को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, तो उन्होंने अंश को पैरों में रस्सी बांधकर खाई से नीचे लटका दिया और रस्सी को अपने हाथों से छोड़ दिया। अपने छोटे से बच्चे को खाई में गिरता हुआ देखकर अक्षत ने तुरंत ही फाइटिंग करना छोड़कर तुरंत रस्सी पकड़ ली। वह अपने बच्चे को तेजी से ऊपर खींचने ही लगा था, तभी उसकी पीठ पर 3 गन से 3 फायरिंग हुई। अक्षत की दर्द भरी दहाड़ पूरे इलाके में गूंज गई। इसके बावजूद वह जमीन पर गिरकर रस्सी को छोड़ने का नाम नहीं लेता। तो विवान खन्ना अक्षत के जख्मी पीठ पर अपने नुकीले जूते से पैर रखकर मसलने लगा। वह अब तक अपने हर दर्द का बदला ले रहा था। विवान खन्ना के सिक्योरिटी गार्ड अक्षत के हाथों पर लात और गुस्से बरसा रहे थे। सच तो यह था कि विवान खन्ना चाहता तो इस पॉइंट पर अक्षत को 1 सेकंड में मार देता, लेकिन वह अक्षत को तड़फता हुआ, हारता हुआ देखना चाहता था। उसे अक्षत को मारने की कोई जल्दी नहीं थी, क्योंकि उसे लगा कि अक्षत अकेला है, वह कुछ देर बाद भी उसे मार सकता है। लेकिन तभी उसके पासे को पलटने के लिए खुशी अपने लोगों के साथ वहां आ पहुंची थी। अब आसमान से हेलीकॉप्टर के जरिए और जमीन से सिक्योरिटी गार्ड बंदूक के जरिए विवान खन्ना और उसके लोगों के ऊपर फायरिंग करने लगे। विवान खन्ना ने इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि अब तो वह चारों तरफ से घिर चुका था। तो वहीं अक्षत, जो कि काफ़ी हद तक घायल था, रुद्र और शिवाय ने जल्दी से उसकी मदद और कुछ ही देर में अंश ऊपर आ चुका था। उस छोटे से बच्चे के मुलायम सफ़ेद पैर रस्सी से बंधे होने के कारण छिल चुके थे और चेहरा रोने के कारण लाल हो गया था। सिचुएशन अब अंडर कंट्रोल आ चुकी थी। खुशी जल्दी से दौड़कर अपने बच्चे को सीने से लगा लेती है और अक्षत के पास बैठकर उसके लिए फूट फूट कर रोने लगी। अब गुस्से में पागल विवान खन्ना ने अक्षत की तरफ आखिरी गोली चलाई। इस बार उसका इरादा अक्षत को जान से मारने का था, लेकिन बदकिस्मती से वह गोली अक्षत को न लगकर खुशी की गोद में छोटे से अंश को लग गई और वह मासूम 1.25 साल का बच्चा गोली के एक अटैक से ही दर्द भरी चीख के साथ खून से लथपथ हो गया। यह नज़ारा देखते ही अक्षत और खुशी के साथ साथ आसपास खड़े सभी लोगों की धड़कन मानो बंद सी हो गई। किसी को कुछ भी समझ नहीं आया वह क्या करे, और बिल्कुल इसी सिचुएशन का फ़ायदा उठाकर विवान खन्ना फायरिंग करते हुए वहां से भाग गया। अपनी ही आंखों के सामने अपने पति और बच्चे को इस कंडीशन में देखकर खुशी तो पैनिक करते हुए बेहोश हो गई और अक्षत भी लगभग अपने होश खो बैठा था।